सेटिंग चलिए होगी। नमस्कार। हम लोग लाइव है रूट केयर फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे। और आज का टॉपिक है अ, कोरोना महामारी, उससे बचाव और कैसे हम आज के समय में जो अगली जो सेकेंड वेव आई है उस वेव को कैसे हम काउंटर बैलेंस करें, कैसे हम रहें कि उस वेव से बचें। तो आप सब जुड़ जाइए। थोड़ा सा पहले इसलिए स्टार्ट करना पड़ा है कि कभी कभी लाइव को स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है या कभी कभी कुछ एरर आ जाता है। लेकिन आज कोई एरर नहीं आया और लाइव स्टार्ट हो गया है। और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ दो अलग अलग गेस्ट होंगे। एक गेस्ट हैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, जो एचओडी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एचओडी एनेस्थीसिया, बजरंग नगर एमसीएल कोल इंडिया की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और बहुत एनेस्थीसिया के फील्ड में इनका बहुत काम है और बहुत लंबा अनुभव है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड में जब पेशेंट आईसीयू में जाता है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होता है, तो सारा केयर एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स करते हैं। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि कोविड का इलाज मेडिसिन के डॉक्टर कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट क्रिटिकल होता चला जाता है, पेशेंट एनेस्थीसिया की तरफ चला जाता है। और जितने भी आईसीयूज हैं, वो जनरली एनेस्थेटिस्ट देखते हैं आईसीयूज को। और हमारे साथ मैडम जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी हमारी गेस्ट जो अभी थोड़े देर में जुड़ने वाली हैं, रीचा जायसवाल, डाइटिशियन है एम्स में, एम्स दिल्ली में। और वो भी अपना अनुभव, क्योंकि कोविड सेंटर में ही वो लगातार पिछले एक साल से काम कर रही हैं, तो कुछ वो उस बारे में भी बताएंगी। पेशेंट के खान पान के बारे में भी, उस पर भी जानकारी हम लोग लेंगे। और मैडम से थोड़ा सा जो क्लिनिकल पार्ट है उस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और थोड़ा मोड़ा मुझे भी अनुभव है, तो मैं भी अपने अनुभव से कुछ बातों को आपके सामने बीच बीच में रखूंगा। तो स्वागत है मैडम संगीता, डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी। और नमस्कार सभी को। जी, नमस्ते। जी। और मैं चाहूंगा कि पहले आप अपने को थोड़ा सा अपने बारे में दो चार लाइन आप कहें, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जी जरूर। पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल। मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ एमसीएल में, बजाज नगर में। कोल इंडिया का एक ब्रांच है एमसीएल, वहाँ पे बजाज नगर में मैं एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया हूँ। और यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर मैं कुछ सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ एनेस्थीसिया में। और इस कोविड के टाइम में हम लोग के पास भी कोविड पेशेंट्स आते हैं और इसको मैनेज किया जा रहा है। तो आज बहुत ही अच्छा मंजेश भाई ने टॉपिक लिया है। अभी हम लोग का ये करंट, ये महामारी से हम लोग जूझ भी रहे हैं, तो इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप रूट केयर फाउंडेशन से के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपने हाँ किया। और आपका एक और परिचय है। आप हमारे जो रूट केयर फाउंडेशन के एक पिलर हैं, या हमारे गार्जियन हैं, या हमारे सबसे बड़े मतलब गार्जियन हैं, उनकी पत्नी भी हैं। तो आपका इस बात के लिए भी स्वागत है। सर का, डॉक्टर अरुण अग्रवाल का बहुत सहयोग रूट केयर फाउंडेशन को रहा है, आगे भी रहेगा, ये हम आशा करते हैं। और चलिए मैडम, तो जब तक ऋचा जी जुड़ती हैं तो कुछ जी। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और जो भी मेंबर्स देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप
अपने सवाल दे सकते हैं। आपके सवाल को हम लोग लेंगे और सवाल लेने के बाद उसका जवाब हम लोग देने का अ, जरूर प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है मैडम, और वो सवाल ये है कि क्योंकि ये सवाल पिछले 1 साल से पूछा जा रहा है और हर आदमी को इसका आंसर पता है, लेकिन जी कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें शुरुआत एकदम बेसिक से करनी चाहिए। तो जो पहला सवाल आपसे मैं वही फिर से करूंगा कि कोरोना बीमारी क्या है और ये कैसे फैलता है या कैसे हो जाता है। जी जरूर। देखिए, ये कोरोना बीमारी जो है ये एक नई बीमारी है और इसकी शुरुआत सबसे पहले वुहान, चाइना में एक जगह है, चीन में, वहां से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 2019 में हुई, इसीलिए इसको कोविड 19 के भी नाम से, कोरोना 19 के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये डिजीज जो होती है, ये जो एक वायरस से होती है, न्यू कोरोना वायरस से। और इस वायरस को जो इसको कहा जाता है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और जो डिजीज ये प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि ये दिसंबर 19 में ये डिजीज की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका नाम कोविड 19 के नाम से है इसका नाम। तो ये डिजीज, अब जैसा कि आप जानते हैं, ये चाइना से होते हुए ये पूरे विश्व में इसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है अभी। और पिछले 1 साल से हम लोग इस पूरी महामारी को, हम लोग पूरा विश्व हम लोग इससे जूझ रहा है। तो ये जो इस वायरस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और ये वायरस कैसे फैलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीमारी होती कैसे है, वायरस कैसे फैल के डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो जब भी कोई एक संक्रमित व्यक्ति जो इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, जब वो व्यक्ति या तो खांसता है, छींकता है, या फिर जब वो बोलता है, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या छोटे छोटे बूंदुएं जो निकलती हैं उसके मुंह से, उसके नाक से, या उसकी आंखों से भी कभी कभी ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो सामने में जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ये संक्रमित कर सकते हैं और उसी से ये फैलते हैं। तो एक तरीका ये है कि ये छोटी छोटी बूंदों से ये फैलते हैं। दूसरा तरीका, जब ये बूंदें जब नीचे गिर जाती हैं या फिर उस संक्रमित व्यक्ति जब वो अपना हाथ से अपना मुंह या नाक आंख पोंछता है, तो वो पूरे जो वायरस के कीटाणु जो होते हैं उसके हाथ में आ जाते हैं। और जब वो उन्हीं हाथों से अपने दूसरे सर्फेसिस को टच करता है, अपने नैपकिन को, टॉवेल को, या किसी भी चीज को जब टच करता है, तो वो कीटाणु उसमें चले जाते हैं। और वहां से जब दूसरा व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति, उसको छूता है, तो उससे ये वायरस वहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं और वो व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। तो यही जो तरीका है, इससे ये वायरस फैलता है। तो हमें, जब हम इसके बचाव की बात करेंगे, तो इन्हीं चीजों से हमको बचाव करना पड़ेगा कि हम इसी से अपने बचाव कर सकें। तो मेनली ये इन्हीं 2 चीजों से ये वायरस का संक्रमण होता है। चलिए, आपने कोरोना बीमारी क्या है और इसका संक्रमण कैसे होता है ये आपने बताया। और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि इसकी सीरियसनेस के बारे में बात हो। तो जी जरूर इसके सीरियसनेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बेसिस की तरफ से जाते हैं। और दूसरा सवाल मैडम ये आता है कि कोई भी आदमी अगर आज खुद को, क्योंकि देखिए पिछले साल जब हम लोग कोरोना पे आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि कोरोना मतलब सबको फिलहाल होने वाली बीमारी नहीं है। पिछले साल ऐसा लगता था जी कि जी अगर आप थोड़ा सा अगर अपने को बचा के रखेंगे तो आपको नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि अब थोड़ा से बचाने से नहीं होगा। अब आपको मतलब बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ पिछले 10 से 15 दिनों में कि एक एक मैडम, 1 मिनट, एक मेरा कॉल आ रहा है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। 1 मिनट में, चलो। 1 मिनट में। चलिए, तो वो किसी हेल्पलाइन नंबर का नंबर था। और तो मैं यही कह रहा था कि
अब जो जब रूट के जब ऐसा फैला है कि जिसको फोन करो वही फीवर में है, जिसको फोन करो उसी के गले में खराश है। और बहुत किसी को डराने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है आज के डेट में, कि अगर आपको फीवर है, अगर आपको गले में खराश है, तो आप 100% मान के चलिए कि आप पॉजिटिव है। मतलब मैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ, जिसको भी ये हुआ है और उसने टेस्ट कराया है तो रिपोर्ट तो पॉजिटिव ही आई है। तो अब ये है कि अब थोड़ा सा बचाव तो बहुत बड़ी बात है ही। और दिल्ली ऐसे शहर में जहाँ कोरोना और मुंबई में सबसे ज्यादा फैला है, वहां पे मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं। उसके बाद भी दिल्ली और मुंबई में ये फैला है। तो इसके पीछे अब क्या है कि अब जो भी ये वायरस है, ये बहुत ही कॉन्टेजियस है और बहुत ज्यादा फैलने वाला है। तो अब हमें क्या है कि अब हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले जो हल्के में हम चीजों को ले लेते थे कि हाँ भाई ठीक है, दूर रहेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। अगर एक आदमी ने भी मास्क, पहले भी ये भी बोला कि एक आदमी ने भी अगर मास्क लगाया हुआ है और अगर दूसरे ने नहीं लगाया हुआ है तो भी नहीं फैलता है। पिछले बार ये कभी कभी कहा जाता था, कभी कभी ये भी कहा जा सकता था कि विदाउट मास्क अगर आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं आपस में बैठे हैं तो भी ये नहीं फैलेगा, पिछले बार ये कहा जाता था। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने 10 सेकेंड भी मास्क बिना लगाए अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ आप खड़े हो गए हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं। तो इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे कि अब चीजें बदल गई हैं। ये कोविड ऐसी चीज है जो एकदम नई चीज है, किसी को अभी समझ में नहीं आया है। हर आदमी समझने का प्रयास कर रहा है। तो हर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 पे चीजें बदल रही हैं। तो मैडम अगला सवाल है कि हम ये कैसे पता करें कि हमें कोरोना हो गया है, और अगर हम हमें हमारे अंदर वो सारे सिम्टम्स आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जी, बहुत जरूरी है कि अभी इस दौर में हमें पता रहे कि क्या क्या हमारे पास लक्षण होंगे, मतलब कि क्या क्या होगा, हमको पता चलेगा कि हमको कोरोना हो गया है। तो ये कोरोना के कुछ एकदम खास लक्षण है, जो जो कि जरूरी नहीं है कि सब में सभी लक्षण हो, किसी में कुछ हो किसी में कुछ हो। पर ये देखा गया है मोस्टली कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, जो मोस्टली जो लोग होते हैं, एक तो बहुत मोस्ट कॉमन है फीवर। इसकी शुरुआत होती है कि फीवर होता है आदमी को, और देखा गया है कि 90% पेशेंट्स जिनमें कोरोना पॉजिटिव आता है उनको फीवर होता है 90% पेशेंट्स में। तो फीवर, एक किसी को भी अगर फीवर आ रहा है तो एक वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए अभी आज के दौर में, क्योंकि पहले तो फीवर के बहुत सारे रीजन थे, हम लोग इन्वेस्टिगेट करते थे। पर आजकल अगर फीवर आ रहा है तो आपको फर्स्ट माइंड में अपना कोरोना ही रखना चाहिए। सेकेंड, उसके साथ में अगर आपको कफ शुरू हो, न्यू कफ, मतलब कि पहले कफ नहीं था आपको, अब आपको कफ की शुरुआत हो गई है, मतलब खांसी आ रही है, जो ड्राई भी हो सकती है और प्रोडक्टिव भी हो सकती है, मतलब उसमें आपका बलगम भी निकल सकता है। और कंटिन्यूअस आपको खांसी बीच बीच में आती रहती है, जो थोड़ी सी डिस्कम्फर्टिंग खांसी होती है। ये भी देखा गया है कि 60 to 70% पेशेंट्स में खांसी के सिम्टम्स रहते हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ी चीज है कि एक्सट्रीम वीकनेस, एकदम मरीज को ऐसा लगने लगेगा कि हम बहुत वीकनेस आ गई है अचानक से, बहुत ही टायर्डनेस, फटीग, मतलब वो आदमी को कुछ करने का मन नहीं करेगा, एकदम सुस्त हो जाएगा आदमी एकदम से। अब किसी भी सुनेंगे जिनको कोरोना हो जाएगा तो बोलेंगे बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो ये जो तीन चीजें जो है ये मेनली मोस्ट कॉमनली प्राय देखी जाती है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में। उसके अलावा छोटे और भी दूसरे भी लेस कॉमन सिम्टम्स भी हैं, जैसे पूरा बदन दर्द करेगा, पूरे हाथ पैर दर्द करेंगे पूरे, और जॉइंट पेन हो जाएगा। किसी किसी लोगों की आंखें लाल हो जाती है, उनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। किसी किसी को थ्रोट सोर थ्रोट हो जाएगा, या किसी किसी को हो सकता है कि बॉडी में रैशेस भी आ जाएं। एक और बहुत टिपिकल सिम्टम देखा गया है कि लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब मुंह का स्वाद ही चला जाता है, कुछ भी खाना खाते हैं कुछ भी करते हैं तो उनको स्वाद ही नहीं आता है उसमें कुछ, उनको स्मेल भी नहीं आती है। बोलते हैं अचानक से हमारी स्मेल हमको नहीं आ रही किसी भी चीज की। तो ये भी एक टिपिकल सिम्टम है कोरोना का। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो, ये भी सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सब में सभी सिम्टम्स हो, पर अगर ये सब भी एडिटिव सिम्टम्स होते हैं सब में। तो जब भी ये सब सिम्टम्स आए तो हमको अवेयर तो हो जाना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ हमको कोरोना हो सकता है।
तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में तो ये सिम्टम्स आते हैं। कुछ कुछ लोगों को डायरिया भी होता है कि उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो जब ये हो जाए तो आप अलर्ट हो जाइए। अच्छा, इससे कुछ सीरियस सिम्टम्स भी हैं। सपोज किसी को अचानक से ये सब शुरुआत हुई सिम्टम्स की और उसके बाद में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, ऐसा लगे कि उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है उनको सांस लेने में, तो ये एक सिम्टम्स है, ये अलार्मिंग सिम्टम्स है। ये शो करता है कि आपका जो बीमारी है वो सीरियस हो रही है आपकी। दूसरा कि चेस्ट पेन हो, अगर एकदम लगे कि हमारी छाती टाइट हो रही है और चेस्ट पेन हो रहा है, वो भी एक अलार्मिंग फीचर है, सीरियसनेस को इंडिकेट करता है। और अगर आपको खांसी आ रही है, सिवियर खांसी, जो मतलब कि आपको बहुत एग्जॉस्ट कर दे रही है और खांसी रुक नहीं रही है आपको, वो भी अच्छा साइन नहीं है। फीवर, अगर हाई ग्रेड फीवर है, लगातार चल रहा है, दवाई लेने के बावजूद भी 1 हफ्ते तक है और उतर नहीं रहा है, तब भी वो एक अलार्मिंग सिम्टम्स है। तो ये सब सिम्टम्स जो है कि इससे आपको सीरियसनेस का पता चलता है। ऑल्सो अगर आपकी आवाज बंद हो गई अचानक, लगता है आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, या आप इतने ज्यादा वीक हो गए कि आप अपना मतलब बिस्तर से उठने बैठने में, अपना रूटीन काम करने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रोफाउंड वीकनेस लग रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी डिजीज काफी सीरियस है और ऐसे टाइम में आपको जरूर मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यूजुअली जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, ये जो बीमारी की जो लक्षण होते हैं, ये बहुत माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, इसमें इतने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है और यूजुअली जल्दी ठीक हो जाता है मरीज। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो सीरियस सिम्टम्स हैं, अगर वो आपको डेवलप हो रहे हैं, आपको लगता है, तो फिर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है जरूरी है। और एडमिट होकर के आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की जरूरत भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग वो आपके डॉक्टर थे आपको देख के डिसाइड करेंगे। तो ये सब लक्षण है जिससे पता चलता है कि हाँ, हमको कोरोना के फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन कंफर्मेटरी जो है कि कोरोना हो गई है, वो हमको टेस्ट के बाद पता चलता है। तो जैसे ही लक्षण शुरू हो तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। टेस्ट में ये टिपिकल टेस्ट जो होते हैं, एक तो एंटीजन टेस्ट होता है और एक आरटीपीसीआर होता है, जैसे आप सब जानते हैं। तो ये टेस्ट दे देना चाहिए और जब ये पॉजिटिव रिपोर्ट आए तब आप कंफर्मेटरी के साथ कह सकते हैं कि हाँ, ये जो बीमारी हो रही है वो कोरोना ही है। जी। तो जैसा आपने बातें कही और उसमें एक बात सबसे इम्पोर्टेंट निकली, जो मैं एक बार बताऊं कि जो सिम्टम आपने कहा कि अगर वो सिम्टम आ रहा है तो आप टेस्ट कराएं, आरटीपीसीआर कराएं, या जो भी टेस्ट आपके घर के आसपास हो रहा है वो टेस्ट कराएं। और सीरियसनेस आपने बताई अलग अलग, फीवर लगातार रहे, या सांस लेने में दिक्कत होने लगे, चेस्ट में पेन होने लगे, चेस्ट को बहुत ज्यादा अगर लंबी गहरी सांस खींचने पे पेन होने लगे, तो ये शायद कहा जाता है कि आपका डिजीज जो है वो एडवांस स्टेज में है। लेकिन मैडम, जैसा आपको पता है, अभी दिल्ली और मुंबई ऐसे जहां देश का मैक्सिमम पैसा हेल्थ सेक्टर पे खर्च होता है, वहां की हेल्थ की स्ट्रक्चर चरमरा गया है। तो बाकी छोटे राज्यों की हम क्या बात करें। तो क्यों ना हम बात करें कि भाई घरेलू, घर में रह के हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि 90% केसेस इसके माइल्ड होते हैं, जो घर में ही ठीक हो सकते हैं। तो चलिए उन 90% लोगों की हम बात करें। तो अगर किसी को कोरोना के लक्षण है, रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गया, अब वो घर में रह के किन बातों का ध्यान रखे और कैसे अपने आप को ठीक रखे। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि 90% केसेस जो होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, मतलब वो कम सीवियरिटी के होते हैं, कम माइल्ड होते हैं, बहुत ही हल्के फुल्के रहते हैं और उनको घर पे रह करके आराम से मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते कि हम थोड़ी सावधानी रखें उसमें। तो जैसी रिपोर्ट आती है पेशेंट की कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, अपने आप को अलग कर ले, मतलब, और अपने घर में ही रहे। वो बाहर नहीं जाए, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे भी नहीं जाए, और अपने घर में ही रहे और क्वारंटीन हो जाए एटलीस्ट 14 डेज के लिए। इसमें इस दौरान वो अपने, उसको जो भी जरूरत हो बाहर की, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले और कि जो भी सामान चाहिए वो उनको वहां तक पहुंचा दे, उनके रूम तक। इसमें यह है कि वो जो 3 चीज ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप मास्क लगा के रखिए, जो भी पेशेंट है वो हमेशा मास्क लगा के रखे।
बेटर होगा कि वो अपने घर में ही एक अलग रूम जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है वो अपना अपना उसमें अलग आइसोलेट हो जाए। लेकिन अगर अलग रूम की फैसिलिटी नहीं है, अगर अगर दूसरे मेंबर्स के साथ में रहना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स के साथ में, तो कम से कम जो बेड है उसका डिस्टेंस 2 मीटर रखा जाए। 2 बेड के बीच में डिस्टेंस है वो 2 मीटर का रखा जाए, और वो मास्क लगा के रखे वो आदमी, जिससे कि उनके फैमिली मेंबर्स को वो इन्फेक्ट नहीं करें। अपना हाथ हैंड वॉश टिपिकली बार बार करते रहें। जब भी उनको बाहर किसी डॉक्टर को दिखाने जाना है या कुछ मेडिकल एडवाइस लेनी है, उस टाइम वो मास्क लगा के रखें। और मास्क में भी जरूरी है कि वो N95 मास्क यूज करें या फिर सर्जिकल मास्क यूज करें। इस टाइम में नॉर्मल कपड़े वाला मास्क जो है वो हेल्प नहीं करेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मास्क भी बहुत सस्ते हो गए हैं, पहले तो बहुत महंगे मिलते थे N95 सर्जिकल मास्क। जैसे N95 मास्क देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। N95 मास्क ऐसा होता है, और ये इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है आजकल। ये 20 से 25 रुपए में मिल जाता है आजकल। पहले ये 200-300 रुपए में भी नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई तो ये बहुत सस्ता हो गया, और ये हाईली प्रोटेक्टिव है ये। तो ये मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर ये मास्क नहीं लगा सकते हैं, ये अवेलेबल नहीं हो, तो सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। देखिए ये सर्जिकल मास्क ऐसा होता है। तो ये सर्जिकल मास्क बहुत सस्ता मिलता है, ये 3 से 4 रुपए में मिल जाता है। तो इसी मास्क को लगाएं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस जब भी आप घर में रहते हैं या बाहर में आते हैं, अगर आपके यहाँ अलग होने की फैसिलिटी नहीं है अलग रूम की, तो मास्क लगा के रखें। साथ में आपके परिवार वालों को बोलें कि वो भी मास्क लगा के रखें और आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें। दूसरी बात यह है कि आप अपने सब क्लोथिंग्स हैं, अपने नैपकिन टॉवेल सब अपना अलग रखें, अपने आप अलग रखें। रिपीटेडली हैंड वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने घर में ही रहें, और अपने आप को मॉनिटर करते रहें। आप अपना फीवर को जो है एक डिजिटल थर्मामीटर रख लें, अपना फीवर रिकॉर्ड करते रहें अपना, जिससे कि कभी हाई ग्रेड फीवर हो और कंटिन्यूस फीवर हो, उतर नहीं रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके उनको बता सकें। आप एक डॉक्टर से टच में रहें, डॉक्टर से बात करके बता दीजिए, अपनी कंडीशन बताइए, और अकॉर्डिंगली अगर वो आपको बोलते हैं तो उनके पास जाके मिल लीजिए और अपनी कंडीशन दिखा करके अपने मेडिसिन अपने लिए प्रिस्क्राइब कर लीजिए। अगर कुछ आता है तो, जैसे नॉर्मल अगर फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल लेना पड़ता है, ऐसे छोटे मोटे बॉडी एक के लिए भी पैरासिटामोल से ठीक हो जाता है। कफ है तो कफ सिरप्स लेनी पड़ती हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए या फिर मोबाइल से कंसल्ट कर लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो जाके एक बार दिखा के भी आ सकते हैं। तो इतना करके आप अपने अपने घर में ही आइसोलेटेड रहिए, खूब पानी पीते रहिए, जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे आपका, और आपको बीमारी ठीक होने में आपको फायदा आराम जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो। आप जिस कमरे में रहते हैं उसको एकदम वो अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसकी खिड़कियां दरवाजे खुली रहे कि जिससे हवा सब आती रहे हवा, और वो मतलब कि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, उससे आपको ये डिजीज को उससे फैलेगी भी नहीं और आपको भी इसमें अच्छा लगेगा। फिर जैसा कि आजकल आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह है, उसको भी आप काढ़ा भी लेते रहिए, सुबह शाम 2 टाइम कम से कम लीजिए काढ़ा को। आप स्टीम इनहेलेशन बहुत इफेक्टिव रहता है, तो स्टीम इनहेलेशन कम से कम 2 बार लीजिए, सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। जरूरी नहीं है कि उस पानी में कुछ मिलाना पड़े आपको, सिर्फ वाटर बॉईल करिए और उसका स्टीम को इनहेलेशन कीजिए। और इनहेलेशन का तरीका भी आपको बता देते हैं, जैसे कि डीप सांस लीजिए, नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। 10 बार ऐसे करिए और 10 बार रिवर्स करिए, मुंह से सांस लीजिए लंबी और नाक से छोड़िए। ऐसे 10 बार करिए, ऐसे 2 बार करिए, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इससे आपको करते ही आपको तुरंत रिलीफ फील करोगे आपको। दूसरी चीज की गागलिंग, वार्म सलाइन गागल्स, आप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, उससे गागल करिए। ये गागलिंग भी बहुत इफेक्टिव रहता है, इसको भी सुबह शाम 2 टाइम गागलिंग करिए। ये छोटी मोटी सावधानी आपको बरतना है आपको। और आप जितना हो सके अपने रूम में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने जो आपके प्रियजन है उनसे फोन से बात करते रहिए उनसे, और अपने रूम में ही आप अपनी एक्सरसाइज करते रहिए। प्राणायाम वगैरह देखा गया है कि प्राणायाम करने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है और आपके लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं। दूसरा, आप लाइट एक्सरसाइज करना चाहें, अगर बॉडी आपकी अलाउ करती है तो वो भी कर सकते हैं। इसमें रहिए और खुश रहिए, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी सिम्टम साइंस है अपना डॉक्टर को कांटेक्ट करके डेली अपनी रिपोर्ट बता दिया करिए। एक तो आप टेम्परेचर बता दीजिए उनको, दूसरी एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छा टूल है मॉनिटरिंग का। देखिए पल्स ऑक्सीमीटर ऐसा होता है।
तो ये अराउंड 500 रुपीज में आजकल मिल जाता है। तो इसको आप ले लीजिए, इसको ये ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है मॉनिटरिंग करने में। इससे दो चीज मालूम पड़ती है। एक तो इससे मालूम पड़ता है कि आपकी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, और दूसरा मालूम पड़ता है कि आपकी हार्ट रेट कितनी है, मतलब आपकी धड़कन कितनी तेज चल रही है। तो देखिए ये पल्स ऑक्सीमीटर में ये एक बटन होता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए और अपनी फिंगर को, एक फिंगर आपको इसमें घुसाना होता है। ये देखिए ये फिंगर ऐसे घुसा लीजिए, इसमें देखिए रीडिंग आना शुरू हुई है। तो इसमें दो रीडिंग आती है, एक आता है SpO2। देखिए ऊपर वाली जो रीडिंग है वो SpO2 है, ये 99% है। तो ये नॉर्मली 98-90% होती है। और जो नीचे वाली वैल्यू है वो हार्ट रेट है। हार्ट रेट मतलब आपकी धड़कन कितनी चल रही है। तो ये दो चीज मॉनिटर करना होता है इसमें। और ये दो हम लोग के इस पेशेंट की जो कंडीशन है इसको बताती है बहुत ज्यादा, इससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसके हिसाब से हम लोग डिजीज को भी क्लासिफाई करते हैं कि आपकी डिजीज माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। तो अगर आपका SpO2 94 से ऊपर है, 95 to 99 है, दैट मीन्स आपको हल्की फुल्की बीमारी, माइल्ड बीमारी है। इसको आप डेली मॉनिटर करिए इसको कि ये कम तो नहीं हो रहा है। अगर ये 94 से कम हो जाता है, 90 से 94 के बीच में रहता है, मतलब कि थोड़ी सी आपकी मॉडरेट बीमारी हो गई है आपको। और अगर 90 से नीचे हो जाता है तो मतलब कि बीमारी आपकी सीवियर हो गई है। तो जैसे अगर 90 से कम हो गया है तो आपको जरूरत है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा और आपको अब ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरी चीज है हार्ट रेट। हार्ट रेट आपको इंडिकेशन करता है कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है। बिटवीन 70 to 80, 85 तक भी नॉर्मल है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे बढ़ते जाती है, 90, 100 हो जाती है, तो फिर वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाना चाहिए हमको। और वो भी अपने डॉक्टर को आप बताते रहिए। आप डेली एक बार मॉर्निंग में फोन करके अपने डॉक्टर को अपनी कंडीशन बता दिया करिए कि मेरा SpO2 इतना है, मेरा पल्स रेट इतना है, मेरा टेम्परेचर कितना है। तो जिससे, और मुझे ये फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो इससे डॉक्टर को बहुत आराम मिलेगा, वो आपको प्रॉपरली एडवाइस करते रहेंगे। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग घर में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर फॉलो करिए इसको। तो इससे आप मॉनिटर करते रहेंगे तो ये छोटी मोटी सावधानी से आप आराम से आप अपने आप को बचा सकेंगे। दूसरा कि आप थोड़े बहुत इसमें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए कि आप एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी खाना खाइए और कोशिश करिए कि डेली आप संतरा, मौसम्बी, कुछ सिट्रस फ्रूट्स लें, तो वो भी आपको हेल्प करता है इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में। आप इसके लिए सप्लीमेंटेशन भी लीजिए। विटामिन डी का देखा गया है, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, तीनों का बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव रोल है इस डिजीज में। तो इन तीनों का सप्लीमेंट आप जरूर लें, ऐसे आपके डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे। पर इन तीनों का सप्लीमेंट लेने से बहुत हद तक आराम मिलता है। तो आप इन सब छोटी मोटी सावधानियां अगर रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो आराम से ये डिजीज ठीक हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस अपने सीवियर सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं उसका ध्यान रखिए। अगर बाय द वे डेवलप होते हैं, जो कि 90% केसेस में नहीं होते हैं, तो अगर बाय द वे डेवलप होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए और अकॉर्डिंगली उनके एडवाइस से फिर आगे प्रोसीड करिए। जी मैडम, एक हमारे दर्शक है अभिषेक कुमार अस्थाना, जी एक हमारे मित्र है सुशांत अस्थाना, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो। उन्हीं के बड़े भाई हैं और लिख रहे हैं कि इतने नकारात्मक माहौल में आपके सकारात्मक सलाह के लिए धन्यवाद। तो मैं भी थोड़ा सा चाहूंगा कि थोड़ा मैं भी 2-4-5 मिनट इस बारे में बात करूं जो इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक की बात करी। देखिए, मेरा जो अपना मानना है, पिछले 1 साल से हम लोग भी एम्स में कोविड पेशेंट के टच में हैं, कोविड पेशेंट को देखते हैं, कोविड पेशेंट के इलाज में भी अपना योगदान देते हैं। जैसा मैडम ने कहा कि 90% लोग घर में ठीक हो जाते हैं, सिर्फ बात 15 दिन 14 दिन की है। और वो भी जो सीवियर सिम्टम होते हैं वो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 10 दिनों में आते हैं। अगर स्टार्टिंग के 10 दिनों में नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि 15वें दिन आपको कोई बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो जाएगी। एक्सेप्शन अलग चीज है, लेकिन जनरली नहीं हो। 90% लोग तो घर पे ठीक होंगे, उसमें से 10% लोगों के हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगी। उन 10% में लगभग 7 से 8% लोग या लोग सिंपली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं
ऑक्सीजन थेरेपी से 1-2 सीटिंग 2 लीटर से ही वो नॉर्मल सेचुरेशन मेंटेन करते हैं। 3 से 4% लोगों को आईसीयू केयर की आवश्यकता होती है, और जो जान जाता है जिससे सब लोग डरते हैं, और वो सिर्फ देश में 1 से 1.5% के आसपास है। तो हम उस 1.5% के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हम उस 98.5% के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो ठीक हो जाते हैं? तो देखिए, नकारात्मक माहौल हम लोग बनाते हैं। हम लिखते हैं कि एक हमारा दोस्त सब कुछ ठीक था, और वो अब कोविड से नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये फेसबुक में डाल के आपने उस आदमी को, उसके आत्मा को शांति दिलवा दिया क्या? जनरली लोग फेसबुक पे फलाना जी हमारे बीच नहीं रहे, फलाना जी हमारे बीच नहीं रहे, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इससे हम लोग ये बचाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि लोग सीरियस हो जाएं। अरे भाई, उसके घर में आदमी मरेगा तब वो सीरियस होगा। सच्चाई तो यही है, जिसको सीरियस नहीं होना है। और ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में आदमी भी मर जाएगा, वो भी सीरियस नहीं होगा। लेकिन वो लोग, जो लोग सीरियस हैं और किसी कारण बीमार हो गए हैं, घर में बैठ के अपना इलाज कर रहे हैं, एक करवा रहे हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, एक पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपने क्या किया? आपने फेसबुक पे सुबह सुबह डाल दिया, ओम शांति, फलाना जी हमारे नहीं रहे। तो आप बताइए, वो आदमी जो 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 इसका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, सुबह सुबह आंख आंख खोला है, और खोलते ही उसने ये देखा है, उसके मेंटल स्टेटस पे क्या इफेक्ट आता हो? तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि ऐसे फेसबुक पे लिखना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कहीं से उठाया, कहीं से उठाया, कहीं डाल दिया, किसी चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, आपने क्या लिखा है, बस आपको आपको बस भेजना है किसी जगह पे। तो ऐसा न हो, एक सकारात्मक माहौल बने। हम बीमार होंगे तो हमें ही अपना इलाज कराना होगा। हम सरकार के भरोसे न बैठे, हम बैठ के अपनी सारी एनर्जी सरकार के कोसने में न लगाएं। और हम क्यों ना, हम अपना घर का, अपने आसपास का, और अपने आसपास के लोगों में एक सकारात्मक माहौल लेके हम कोविड से लड़ें, ये मेरा मानना है। और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैडम ने जैसा बताया है कि आपको पता होना चाहिए, कि आपकी सीवियरिटी आपको पता होना चाहिए। और जैसा मैडम ने सीवियरिटी बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर वो बुखार, जो बुखार की दवाई लेने से भी डाउन ना हो, 5-6 दिन 7 दिन लगातार सांस लेने में तकलीफ होने लगे, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, अगर 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 उसकी रीडिंग 94 से नीचे आने लगे, तो आप स्टीम इनहेलेशन तो आपको लेना ही है। आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। और अगर वो 90 से नीचे जाता है, तो अब आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, जैसा मैडम ने कहा। तो इस पे हम लोग कंसंट्रेट करें, अपने बीमारी पे कंसंट्रेट करें। चेस्ट में पेन हो, बहुत ज्यादा जोर से सांस लेने पे चेस्ट में दर्द हो रहा हो, आप अपने सांस को आप अपने सांस को बहुत देर जैसे रोकने का प्रयास करें। अगर 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 10-15, अगर आप कोविड पॉजिटिव है, ये बता रहा हूं मैं, तो 10-15 सेकंड भी अगर आप अपने सांस को रोक पा रहे हैं, तो भी मेरे हिसाब से इतनी सीवियरिटी नहीं है आपकी। लेकिन जैसे सीवियर हो, आप हॉस्पिटल जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको बेड नहीं मिलेगा। ये सारा जो वो ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा हो गया है जहां पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है। अब कुछ लोगों के साथ ये है, मैं ये भी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे कम से कम 10 लोगों को मैं जान रहा हूँ जिनका फोन मेरे पास आया, वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा कि आपने कोरोना का टेस्ट आरटीपीसीआर कराया है? तो वो कह रहे हैं नहीं कराया है। अब बताइए, जब आप आरटीपीसीआर नहीं कराए हैं और आपको आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि कोविड पेशेंट के साथ ही आप एडमिट होंगे। और वो कोविड पॉजिटिव है और आपको सिम्टम आ रहे हैं, इससे इससे ये मेडिकल फील्ड नहीं मानता। मेडिकल फील्ड तो रिपोर्ट मांगेगा आपसे।
तो जिसको भी हल्का भी सिम्टम आए फटाफट फटाफट टेस्ट करा के रखें। मैं ये भी कहूंगा आप टेस्ट करा के रखें, भले आपको एडमिशन की जरूरत न पड़े, अच्छी बात है, लेकिन आप ना आप निगेटिव माइंड में ना रहें। आप ये ना सोचें कि हमको तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी हमारे एक कॉलोनी में मैं एक हमारा RWA का एक ग्रुप है, उसमें मैं देख रहा था एक 52 साल के बुजुर्ग हैं, पिछले 3 दिनों से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको बुखार है, हमको गले में दर्द है, हमको बदन में दर्द है, लेकिन हमको कोविड नहीं है। ठीक है, और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने RT-PCR कराया? तो नहीं कराया, और वो इसी को बताने में व्यस्त है कि मुझे नहीं है। मैं काढ़ा पीता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, मैं जल, पता नहीं क्या टर्म यूज कर रहे थे। अरे भाई एक टेस्ट कराने में क्या जाता है आपका? वो कह रहे, डॉक्टर कह रहे नहीं कराने की जरूरत है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आज के डेट में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा कि आपको सिम्टम आ रहे हो और आपको कहे कि आप टेस्ट ना करें। ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो वो क्योंकि वो उनको लग रहा है कि कहीं कहीं पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो पॉजिटिव होने के बाद आपके पास एक पेपर होगा कि आप पॉजिटिव है, आपको हॉस्पिटलाइज। जिन लोगों का भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो ये कहते हैं कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, जो लोग फेसबुक पे लगा देते हैं, वो क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि हॉस्पिटलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं। ठीक है, बेड है, बशर्ते कि आप उस पूरे सिस्टम को आपने फॉलो किया हो, ये बात है। कुछ टीवी चैनल्स में भी चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि जब से कोरोना आया है हमने अपने टीवी को बंद कर दिया है, क्योंकि जरूरत नहीं है चीजों। आप सेलेक्टिव देखिए, आपको जो मन करे आप अपने यूट्यूब पे जो मन करे वही देखिए। आप क्योंकि टीवी ने भी लोगों को, अभी कुछ लोग एक हमारे श्याम दुबे उन्होंने लिखा है कि टीवी न्यूज पेपर सोर्स पे बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है। तो सही बात है, तो उस निगेटिविटी के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने तो 3-4 दिनों से फेसबुक भी देखना बंद कर दिया है। फेसबुक पे खोलते ही कुछ ना कुछ, फलाना जी मर गए, फलाना जी मर गए, वो ठीक ही थे, वो मर गए, वो मर गए। अरे भाई क्यों बता रहे हो यार? ठीक है, अगर इतना ज्यादा उसके प्रति संवेदना है तो उसके घर जाइए, उसके पत्नी को, बच्चों को, उसकी पत्नी को आगे के जिंदगी जीने के लिए कुछ हेल्प करिए, उनके बच्चों के पढ़ाई में मदद करिए, वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फेसबुक पे लिख के और 200, 250, 2-4 हजार लोगों को बीमार करने से या फ्रस्ट्रेट करने से अच्छा है कि आप सीधा जाके उस परिवार की मदद करें। तो चलिए मैडम, बहुत बोल गया मैं, और इसके पीछे कारण यही था कि इतनी निगेटिविटी आसपास है कि ये बोलना जरूरी था। तो अगला सवाल, एक जो सवाल मुझे पूछना था उसका आंसर ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। सवाल ये है कि कब और कितने रोगियों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है, और कितने लोग दाखिल होकर भी ठीक हो जाते हैं। मतलब 90% लोगों को दाखिल होने की जरूरत नहीं है, उसमें से जितने लोग दाखिल होते हैं उसमें कितने लोग ठीक हो जाते हैं। मतलब बात हो रही है कि कितने लोगों की मोर्टेलिटी है। माने ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो आपको डेथ सेंटेंस है कि भैया कि इनको मरना ही मरना है। तो थोड़ा इस पर भी बात करें मैडम। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। देखिए, डरना तो एकदम नहीं है, चाहे बीमारी जैसी भी हो। हमको देखिए सबको मिलके इस बीमारी को हराना है। हमको खुद को ही बचाना है और अपने अपने फैमिली को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को, सबको बचाना है। तो ये जैसे कि मंजेश भाई ने ठीक कहा कि नेगेटिविटी मत रखिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, और कैसे इसको फेस करना है, कैसे हमको सबको हेल्प करना है, इसके बारे में सोचिए, और हमेशा इसके बारे में सोचते हुए आगे करिए। तो अब ये है कि हमको कब पेशेंट्स को एडमिट होना पड़ता है। कोविड पेशेंट्स को, जैसे हमने कहा कि 90% पेशेंट्स को एडमिट नहीं होना पड़ता है। 10% पेशेंट जो सीरियस हो जाते हैं, सीरियसनेस में यह है कि जैसे अगर SpO2 कम होने लग जाए, जैसे कि हम बताया कि अगर 90% से पेशेंट का SpO2 कम हो गया है, तो मतलब है कि अब उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अगर उसकी सांस लेने की गति जो है पर मिनट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देखिए कि बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है वो, मतलब उसको काउंट करें तो अगर वो 30 पर मिनट से ज्यादा हो जाए रेस्पिरेटरी रेट, तो एक वो इंडिकेशन है कि हाँ, इसको पेशेंट को न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है और उसको हॉस्पिटल करने की जरूरत है उसको। तो ये कुछ फ्यू ये अलार्मिंग फीचर्स हैं कि अगर आपको घर में ही मॉनिटर करते हुए ऐसा लगे आपको, तो उस टाइम में पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। अब एडमिशन के बाद में हॉस्पिटल में हो सकता है, जैसा कि मनीष भाई ने बताया, कि ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ा बहुत देकर 2 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन दे करके
वो कुछ कुछ इंटरवल में देते हैं ऑक्सीजन, उसी से पेशेंट ठीक हो जाए। जब अराउंड 3.5% 3% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दूसरे 3.5% जो होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है आईसीयू की, जहां उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, हो सकता है इंट्यूबेशन की जरूरत पड़े और आईसीयू फैसिलिटीज की जरूरत पड़े उनको। और बहुत ही कम 1 to 1.5% पेशेंट्स जो होते हैं उनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही कम है और इसमें भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वेंटिलेटर पे गया है वो ठीक नहीं होगा। ये पूरा एफर्ट जो होता है पूरा गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत मास स्केल पे सब डॉक्टर्स सब लगे हुए हैं इसमें, और उसमें भी पेशेंट बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल डरने की नहीं, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना इस बीमारी को फाइट करके उससे जीत करके आने की संभावना ज्यादा है। तो इतने जो परसेंट पेशेंट्स हैं जो, अच्छा पहले जो था कि जब स्टार्टिंग हुई थी डिजीज उस टाइम में मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा थी, अराउंड 3% to 4% मोर्टेलिटी थी। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग को इतना ज्यादा रिफाइनमेंट हो गया हम लोग के ट्रीटमेंट में, अब हम लोग को इसके लक्षण, इसके ट्रीटमेंट कोरोना वायरस से पता चल गए हैं इस डिजीज के, कि अब हमारी जो है आउटकम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। और अब जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम हो गया है, वो अराउंड 0.7 to 0.8%, मैक्सिमम 1%, उससे ज्यादा है ही नहीं अब डेथ रेट, बहुत डेथ रेट कम हो गई है अभी। तो जितना ज्यादा हम इसका प्रिकॉशन रखेंगे, सब चीज से अवेयर रहेंगे, प्रिवेंशन लेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे और छोटी छोटी चीजों से अवेयर रहेंगे, उतना इससे हम इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे और इससे हम लोग आगे आ पाएंगे। तो इसलिए इससे बिल्कुल घबराइए मत और इसको फेस करिए इसको। जी, और जो आपने ये कहा कि 0.7 और 0.8% इस बार की मोर्टेलिटी है, कुछ लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर 0.7 और 0.8% है तो जितने मेरे आसपास के लोग हैं वो मर कैसे रहे। तो देखिए, पिछले बार तो मेरे आसपास के लोग मर नहीं रहे थे। तो देखिए, इसका आंसर मेरे पास है। इसका आंसर ये है कि पहले जो डिजीज की होने की संभावना थी ना, वो कम थी। मतलब पहले दूर दूर तक किसी एक आदमी को हम लोग सुनते थे। मतलब मैं अपनी बात करूं कि मेरे जो आसपास के जितने लोग थे, उसमें से दूर दूर तक पूरे साल में मैंने 1 2 4 लोगों को सुना कि उनको कोरोना हुआ था। लेकिन आज अगर मैं 50 लोगों से बात कर रहा हूं तो लगभग 40 लोग को कोरोना है। भले वो आदमी भले वो आदमी मानता नहीं है या माने ना माने, लेकिन मैं तो इसको मानता हूं कि अगर आपको गले में खराश है, आपको फीवर है, आपके बॉडी पेन है, तो आप मान के चलिए कि आज पॉजिटिव होंगे आप या 2 3 दिन के बाद होंगे। पहले भी टेस्ट कराने का नुकसान होता है कि कभी कभी फॉल्स नेगेटिव भी आता है। तो उसका भी जब टेस्ट कराना है तभी कराने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को, ज्यादा लोग जब पॉजिटिव होंगे तो डेथ ज्यादा दिखेगा। जितने भी मैथमेटिक्स के लोग होंगे वो समझते होंगे कि टोटल अगर ज्यादा होगा तो परसेंटेज कम भी होगा तो नंबर ज्यादा होंगे। तो ये इसके पीछे की लॉजिक है। तो चलिए मैडम, अगला सवाल अभी थोड़ी देर में मैसेज आया है कि ऋचा जायसवाल जी भी जुड़ जाएंगे। तो उनसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं खाने पीने के बारे में। तो वो सब बातें हम एम्स के डाइटिशियन ऋचा जायसवाल जी से बात करेंगे। आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि पिछले साल का जो वेव था और इस साल का जो सेकंड वेव है, दोनों वेव में आप क्या अंतर समझती हैं और क्या सावधानियां ज्यादा रखने की जरूरत है पहले से? देखिए, जो लास्ट ईयर जो 2020 में जो फर्स्ट वेव था और जो अभी सेकेंड वेव जो भी शुरू हुआ है, इसमें कुछ डिफरेंसेस देखा गया है। एक जो सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है जो इस सेकेंड वेव में जो हम देख रहे हैं उसको, कि ये जो डिजीज है, जो वायरस है, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है। मतलब जो इसकी जो कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफर होने की है वो बहुत ज्यादा हो गई है, एक पर्सन से, एक कोविड पेशेंट से दूसरे पर्सन से। जैसे कि पहले था कि अगर एक हुआ तो वो अपने आसपास के जितने कॉन्टेक्ट में आते थे जितने लोग, उनमें से 30 to 40% लोगों को वो इन्फेक्ट करता था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो अपने कॉन्टेक्ट्स जितने आते हैं उनमें 80 to 90% लोगों को वो इन्फेक्ट कर देता है। तो जैसे मनीष भाई ने बताया कि कैसे कितने ज्यादा स्केल पे बात करते हैं, तो मतलब 50 में से 40 लोग पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इस वायरस की, जो अभी जो न्यू स्ट्रेन जो इवॉल्व हुआ है ये। तो ये क्योंकि ये वायरस जो होता है ये म्यूटेट करता रहता है, म्यूटेशन होते रहता है इसमें, और जितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा उतने ज्यादा इसमें म्यूटेशन की चांसेस ज्यादा रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में हम लोग की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें इतने ज्यादा इन्फेक्ट इतने ज्यादा इन्फेक्ट होंगे तो इसलिए उसके म्यूटेशन के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं।
तो एक ये जो वेव जो है, इसकी जो एक डिफरेंस ये है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है, इतना फास्ट स्प्रेड हो रहा है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ डेली के 2,35,000 करीब केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फास्ट ही स्प्रेड हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएं। इसको इन्फेक्टिविटी को घटाने के लिए वही हमारे 3 चीजें हैं। एक तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हैंड वॉश करते रहिए। मास्क में यह है कि मास्क अभी यह है कि इतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, तो कोरोना पेशेंट को एटलीस्ट डबल मास्क लगाना चाहिए अगर वो बाहर निकल रहा है कहीं। सिंगल मास्क से भी देख रहे हैं कि उतना प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका जो N95 मास्क है या सर्जिकल मास्क है, आप डबल उसको एक के ऊपर एक चढ़ाइए और अपने जो साथ में जो आपके आसपास में जो लोग हैं उनको भी बोले कि डबल मास्क लगाएं। जो ट्रांसमिशन है उसको हम लोग कुछ हद तक उससे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव वायरस है ये। तो एक चीज में डिफरेंस ये हो गया कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है। सेकेंड डिफरेंस ये देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें जो ओल्डर एज ग्रुप के जो लोग थे, जैसे जो लोग 60 प्लस थे और जो 50 प्लस जिनको कोई बीमारियां थी, जैसे कोमोर्बिडिटीज थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर, जो बीमारियां थी, उन लोग ज्यादा उसमें प्रभावित हो रहे थे इस डिजीज से, उन लोग ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे और सीरियस हो रहे थे। लेकिन अभी जो सेकेंड वेव में जो इवन यंगर पेशेंट्स देख रहे हैं कि जो यंगर जो अराउंड 30 साल के आसपास के जो लोग हैं, उनको ये बड़ी तेजी से संक्रमित कर रहे हैं और उनमें ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और इवन 30% वाले में, इवन चिल्ड्रन में भी, लास्ट वे में जो था फर्स्ट वे में बच्चे लोग इतने इफेक्ट नहीं हो रहे थे, देखा जाता है कि बच्चे लोग थोड़ा सा इम्यून है, बच्चे लोग को इतनी इन्फेक्टिविटी नहीं हो रही है, उनको लक्षण भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो अभी सेकेंड वेव है इसमें बच्चे बहुत ज्यादातर हो रहे हैं। दिल्ली में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, सब जगह से डॉक्टर से रिपोर्ट आ रही है कि इस बार एडमिशन जो है, इवन बच्चों का भी बहुत ज्यादा एडमिशन हो रहा है। इवन न्यू बॉर्न जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनमें भी ये इन्फेक्ट हो रहा है और उनको भी इसमें सीरियस हो रहे हैं इसमें। और उनमें जो लक्षण है, इस बार लक्षण भी थोड़े डिफरेंट पाए जा रहे हैं कि बच्चों में जो लक्षण हो रहे हैं कि लोगों को डायरिया होता है, यूजुअली मेन सिम्टम उनको डायरिया होता है, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है एंड फीवर होता है, और बहुत ज्यादा हाई ग्रेड होता है ये सब चीजें, मतलब बहुत ज्यादा सिवियरिटी में होता है, इतना कि उन लोग को ऑक्सीजन देना पड़ता है, स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो ये एक डिफरेंस देखा गया है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कि जो एज जो है, अब एज ये अब यंग लोगों को और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है अभी, जो ये जो सेकेंड वेव में जो वेव आई है जो, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। और थर्ड चीज है कि अभी जो ये स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है विरुलेंट भी है। जैसे ये जब फर्स्ट वेव थी तो उस टाइम में बुखार आता था, सर्दी खांसी होती थी, फिर वो धीरे धीरे जाकर के लोअर रेस्पिरेटरी जैसे लंग्स को इफेक्ट करता था, फिर पेशेंट को निमोनिया और सिम्टम्स आते थे निमोनिया के और डिस्ट्रेस के। पर अब देखा गया है कि फर्स्ट वीक में ही 4-5 दिन के अंदर ही वो ये वायरस है, ये जो लंग्स तक पहुंच जाता है और सिवियर लंग्स के इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें। तो ये भी चीज देखी जा रही है। तो ये सब थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं जो फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में देख रहे हैं हम लोग, और इसकी वजह से अब हम लोग को बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है, अवेयर रहिए, पैनिक मत होइए, लेकिन अवेयर रहिए और उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लीजिए। डबल मास्क लीजिए, 2 मीटर की डिस्टेंस रखिए, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करते रहिए, भीड़ भाड़ के एरिया में बिल्कुल मत जाइए। जैसे सरकार इतनी कोशिश कर रही है लॉकडाउन करने की और सब बंद करने की, लेकिन सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसको भी अपना इकोनॉमी देखनी होती है, सब देखनी होती है। तो बेटर ये है कि हम सरकार को हेल्प करें और हम अपना खुद को लॉकडाउन कर लें। हम खुद क्यों ना खुद को आइसोलेट करके जहां जरूरत हो वहीं जाएं, फुल प्रोटेक्शन से जाएं वहीं पर, और जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं जाए, अपने घर में ही रहें, अपने घर में पॉजिटिव रहें, घर में ही अच्छे से रहें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस रखेंगे तो हम लोग इस जो सेकेंड वेव इतनी ज्यादा उभर के जो आई है, इससे हम लोग इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं और इस पर हम काबू पा सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगी। चलिए, अभी ऋचा जायसवाल मैडम जुड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑफिस में है, तो कोई एकाएक काम पड़ गया होगा, तो वो अभी नहीं है। तो चलिए, नहीं जुड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आप रूट फाउंडेशन की पेज पे आई, और आज आपकी एक कोई मीटिंग भी थी, उसको भी किसी तरीके से मैनेज करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे सवाल हमारे पास डायस पे आ गए हैं, और मैं चाहूंगा कि फिर आपसे ही अगले सवाल की शुरुआत करें। इससे पहले कि आपसे मैं सवाल करूं, आपका कुछ परिचय मैं देना चाहूंगा अपने दर्शकों को। पिछले दिनों भी आपने आई थी रूट केयर फाउंडेशन के पेज पे,
आज फिर आई हैं ऋचा जी। एम्स में रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं, बहुत सीनियर डाइटिशियन हैं। और हम लोग जब, मुझे याद है, स्टूडेंट थे, तब भी मैंने इनको एम्स में देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऋचा जी और मैं बहुत ज्यादा उम्र दराज है, ऐसा नहीं है। लगभग हम लोग एक ही एज के हैं। तो मैं स्टूडेंट था तो मैडम भी स्टूडेंट रही होंगी, और स्टूडेंट होने के सिलसिले में मैं एक बार एडमिट हुआ था तो ये आई थी। तो तब से मैं इनको जानता हूँ, और बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक, और बहुत ही पेशेंट की सेवा के लिए जानी जाती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप रूट केयर फाउंडेशन की पेज पे आई। पहला जो सवाल आपके लिए है वो ये है कि पहले सरकार भी ये नहीं मानती थी, लेकिन अब सरकार भी मानने लगी है कि खाना खान पान भी एक कोरोना से बचने का एक तरीका हो सकता है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर वी के पॉल, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उनका मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि काढ़ा ले, नींबू उस ले, उससे होता है, इससे फर्क आता है। तो चलिए, मैं आपसे पहला सवाल यही करता हूं कि हम क्या अपने लाइफ स्टाइल में खाने पीने की चीजों को रखें कि हमें कोरोना न हो। ये अलग बात है कि अब हम वो तीन चीजों को करना ही है कि हमें मास्क लगाना है, और अब तो सिंगल नहीं, अब तो मैं कहता हूं कि डबल मास्क, और दोनों आदमी को डबल मास्क लगाना चाहिए। और डिस्टेंसिंग भी 8 फीट की जगह मैं तो उसको अब 16 फीट मानता हूँ। और मतलब बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्या लोग जब इतना ध्यान रख रहे, क्योंकि जिस तरीके से अभी फैल रहा है, हम कह ही नहीं सकते। कुछ लोग को तो समझ ही नहीं पा रहे कि यार, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरे को कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जितना ध्यान रखता हूँ कोई नहीं रखता होगा। और वैसे लोगों को भी हो रहा है। तो अब तो मतलब 16 फीट का डिस्टेंस, दोनों को डबल मास्क, और पता नहीं क्या क्या, अगर वो सब करते हैं, तो खान पान में क्या रखें या लें कि उनको कोरोना न हो। मंजेश जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, पर उसके पहले चूंकि हमारे दर्शक काफी जुड़े हुए होंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस माइक को बंद करना पड़ेगा बाकी लोगों को, जिससे कि ऑडिबिलिटी अच्छी हो, मतलब सुनने में अच्छा है। तो मंजेश जी, आप और संगीता मैडम जी, आप लोग अगर अपना माइक क्लोज करोगे तो मेरी बात ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे लोग। ऐसा ही मैं करूंगी जब आप लोग बोल रहे होंगे। ठीक है। तो मुझे देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको ये समझना है हमें कि कोरोना तो जो है सो है, उसका तो जो भी इलाज है वो सब किसी को गवर्नमेंट के साइड से पता चलता रहता है, न्यूज से पता चलता रहता है। जो लोग आपके रूट केयर फाउंडेशन से जुड़े हैं उनको भी बराबर पता चलता रहेगा। पर खान पान की बात जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, मतलब हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर को लगता है तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को होनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि इन्फेक्शन का रेट अगर ज्यादा होगा तो किसी को, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता अगर हमारी अच्छी है, तो हमें हो सकता है कि इन्फेक्शन हो लेकिन हम उससे बाहर निकल जाएं। जैसे कि दूसरे कोई भी इन्फेक्शन होते हैं और हम फिर दवा लेते हैं, कुछ लेते हैं और हम बीमारी से बाहर निकल जाएं। तो मैं ये तो आज के समय में ये बिल्कुल नहीं कह पाऊंगी कि ये खाने से आपको कोरोना तो कभी नहीं होगा। पर अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी है, तो आप बीमारी अगर हो भी जाए तो आपको उससे बाहर निकलना आसान होगा। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये ओवरनाइट तो कोई चीज नहीं होगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे सुन लेते हैं काढ़ा पीना है, हल्दी खाना है, तो वो ओवरडू एक नाइट में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती किसी भी चीज का। ये टिश्यू से जनरेटेड बातें हैं, इनको हमारे शरीर में ऊतक जनरेट होंगे और वो हमारे शरीर को फिर वो सारे गुण दे पाएंगे जो उनको देना है। उसके लिए हमें खान पान एक लंबे समय तक अच्छा रखने की जरूरत है। सिर्फ खान पान ही नहीं, लाइफस्टाइल उसको कहते हैं, यानी उसमें सब सारी बातें आ गई, खान पान भी आ गया, एक्सरसाइज भी आ गया, आपका मेडिटेशन भी आ गया, आपका ये जो हर्ब्स हमारे होते हैं, जो हमारे घर के किचन में होते हैं, और जो हमारी अपनी, जिसको औषधि कह सकते हो, अपना घर का किचन जो होता है वो एक औषधालय अपने आप में ही है।
चाहे उसमें छोटी छोटी बातें आप उठा लो, सिंपल सा पुदीना, मतलब अपनी अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला था, पहले प्रेजेंटेशन में भी, अभी भी बोल रही हूँ। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अपने जो श्वेत रक्त कण होते हैं, WBC होता है, उसके बारे में हमें सोचना है। और इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उतने साइंस में नहीं जाऊंगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब आपको WBC बढ़ाना है, अपना अच्छा रखना है, जिससे उसकी ताकत बढ़ती रहे और वो आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती रहे, वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है बॉडी में। तो उसको सही रखने के लिए हमें अपने खाने में प्रोटीन, इसके अलावा जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना, प्रोटीन की चीजें नहीं खानी, हमें उसको प्रोटीन अपना काम सही तरीके से करे, इसके लिए ऊर्जा भी सही मात्रा में मिलना है। यानी जो अनाज और दालें होती हैं, जो हमारे तेल, जो हमारे तेल, मतलब मैं डालडा की बात नहीं कर रही, मैं आपसे जो तेल होते हैं जैसे सनफ्लावर, वेजिटेबल्स ऑयल जिनको कहते हैं, या बीज से जो निकले हुए तेल होते हैं, उन सब तेलों का इस्तेमाल, प्लस हमारे जो सूखे मेवे खाने का सीजन होता है और सूखे मेवे होते हैं, उसके अलावा भी कुछ सीड्स होते हैं, अलग अलग स्टेट में कुछ सीड्स और हर्ब्स, मतलब कुछ बीज और कुछ हर्ब्स को अब हिंदी में क्या बोलेंगे ये कभी मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ये कभी आपके पेज पे लिख देंगे उसको भी। तो ये जो मसाले समझ लीजिए सिंपल भाषा में, कुछ मसाले होते हैं वो अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अगर आपके गले में खराश है तो आप अदरक खाना चाहते हो, आप सब जानते हो इस बात को, अदरक की कोई चीज लेना चाहते हैं। तो जब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मतलब हम एक कैप्सूल की बात सोचेंगे, यानी हमें ऊर्जा भी चाहिए शरीर को, ऊर्जा हमारे को अनाज, दालें और तेल, घी जैसी चीजों से मिलते हैं, देसी घी से भी, और प्लस आपको बीज से मिलेंगे, सूखे मेवे से मिलेंगे। दूसरा हिस्सा आप लीजिए प्रोटीन का। तो प्रोटीन की कौन सी चीजें होती हैं, जो हमारे अच्छे से पका हुआ हो, अंकुरित अनाज और अंकुरित दालें हो, दाल और अनाज का कॉम्बिनेशन हो। जैसे हमारी थाली आप देखोगे तो आप देखोगे उसमें चावल के साथ दाल होता है, रोटी के साथ दाल होता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी, जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती हैं तो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपके शरीर को देती हैं। तिलहन और दलहन जितने भी होते हैं, इन सब में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इनको भी डाइट का, अपने खान पान का हिस्सा बनाना चाहिए। पानी सही मात्रा में पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। और कुछ जो नेचुरल चीजें हैं जिनको कि हम भूल जाते हैं अपने खाने में रखना कई बार, जैसे दूध और दूध से बनने वाली चीजें, दही, दही का अपना प्रोबायोटिक गुण होता है जो हमारी आंतों के लिए अच्छा होता है, और आंतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। तो आंतों के हेल्थ के लिए भी हमें सोचने की जरूरत है, जो हमें सब्जियां, फल जो कच्चे रूप में खाए जा सकते हैं उनके, और जो हमारे सीजन और रीजन की चीजें होती हैं उनको खाने का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं भूल ही गया था कि मेरा माइक म्यूट मंजेश, था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने एक सवाल को इतने डिटेल में बताया। लोगों को क्या खाना चाहिए अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और इम्यूनिटी एक दिन की बात नहीं है। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं वो खा रहा हूँ, आंवला खा रहा हूँ, आंवला खा रहा हूँ। तो मैं भी उनको कहता हूँ यार कि कल तेरे को कोरोना हुआ, आज से तू आंवला खाने लगेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर अगर कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था, तो अगर 1 साल से आंवला खा रहा होता तो शायद कुछ फर्क पड़ता शरीर को। तो जो डाइट है वो बड़े ही लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। ये एक आयुर्वेदिक दवा की तरह है, कि धीरे धीरे असर करता है लेकिन परमानेंट असर करता है। तो कुछ सवाल और हैं हमारे पास ऋचा जी आपके लिए, लेकिन एक सवाल मैं तब तक डॉक्टर संगीता से पूछ लूं। और सवाल ये है कि मैडम, वैक्सीनेशन पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है और बहुत लोग इस बात से घबरा रहे हैं, इस बात से डर रहे हैं कि वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट है।
या वैक्सीन लगाने से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लगाने के क्या साइड इफेक्ट है, ये थोड़ा सा आप बताएं, और यह वैक्सीन सेफ है या नहीं, ये जरा बताएं। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि देखिए, जब तक पहले तो हम लोग सिर्फ डिजीज थी, वैक्सीन नहीं था। लास्ट ईयर जो हम लोग 20 में पूरा हम लोग वेट करते रहे कि भाई हाँ वैक्सीन आएगा तो हम लोग इससे बचेंगे हम लोग इससे। अब जब वैक्सीन आ गया है तो ये हम लोग भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कुछ कुछ लोग बहुत डरते हैं इसको, वैक्सीन को लगाने से, कि पता नहीं, उनको लगता है कि वैक्सीन लगाने से हमें कुछ बहुत सीरियस नहीं हो जाए, हम कुछ ज्यादा सीरियस बीमारी तो नहीं हो जाए, मर तो नहीं जाए, मतलब इस टाइप का कुछ हवा डर है। और कुछ लोग फैलाते भी बहुत ज्यादा है, जैसा भी एक न्यूज व्हाट्सएप में कहीं पर सोशल मीडिया में आ गया, पूरा फैल जाता है लोग। तो उसको लोग पॉजिटिव लेने के बजाय उसको नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन देखिए, ये वैक्सीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि इससे, ये वैक्सीन लेने से क्या होता है कि जो सीरियसनेस ऑफ डिजीज, ये नहीं है कि आपको बाद में कोरोना नहीं हो सकता है, ये बीमारी आपको हो सकती है, लेकिन अगर अगर हुई भी तो ये उतनी सिवियर नहीं होगी, ये उससे मोर्टेलिटी नहीं होगी, डेथ नहीं होगी उससे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज को सबको समझना चाहिए। और वैक्सीन तो गवर्नमेंट की इतने WHO की और इतने ट्रायल्स के बाद में, इतने टेस्टिंग के बाद में, जबकि पूरी तरह से सेफ है पब्लिक में, तब ये लॉन्च हुई है, तब ये हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड अब वैक्सीन लग रही हैं। और करीब 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ये वैक्सीन लगा लिया है पूरे वर्ल्ड में लोगों ने। और सबके सब अच्छे हैं, सब में जो भी अब देखा जा रहा है कि जो डिजीजेस किसी को हो भी रही है, कोरोना डिजीज जिनको वैक्सीन लग गई है, उनमें जो डिजीज हो रही है वो बहुत माइल्ड हो रही है, उसमें कुछ हार्डली कोई सिम्टम्स होते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो कितना बड़ा ये बेनिफिट है ये वैक्सीन का, ये जो स्पेशली जो ओल्ड एज है, जिनको जो कोमोर्बिडिटीज जिनको है, उनको भी, कि अगर उनको बाय द वे कोरोना होता भी है उनको डिजीज, तो इससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये सीवियर नहीं होगा, मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। इसको लगाने से थोड़े बहुत सिम्टम्स, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हल्का सा फीवर आ सकता है इसमें, और या फिर लगेगा कि बहुत टायर्डनेस, थोड़ा सा मलेज टाइप का लगेगा, किसी किसी को हेडेक हो जाता है, किसी किसी को, और जहां पर इंजेक्शन लगता है उस साइड में पेन होता है। ये छोटे मोटे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो आते हैं, किसी किसी को आते हैं, और ये हार्डली 2-3 दिन रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो गया है। जो एंटीजन, जो माइल्ड, जो एंटीजन, डेड एंटीजन जो इस वैक्सीन के थ्रू डाला गया आपके बॉडी में, उससे आपकी इम्यूनिटी जो हो रही है, आपके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बन रही हैं, और इससे आपका जो बॉडी प्रोटेक्शन है वो बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है, तो इसको पॉजिटिव में लेकर के इस वैक्सीन को जरूर लगाना चाहिए, इससे बिल्कुल डरिए मत। और देखिए, इतने लोगों ने वैक्सीन लगाया है और सबके सब हेल्दी है। इवन अभी ये देखा जा रहा है कि जो नई वेव आई है, तो इसमें जो ओल्ड पेशेंट्स जो हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है, जो मतलब 60+ हैं, जो कोमोर्बिडिटीज जो हो रहे हैं, उन लोग में काफी हद तक ये वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है, उन लोग को डिजीजेस कम हो रही है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि इससे बिल्कुल डरिए मत। ये बहुत ज्यादा अच्छा टूल है कि हम इस जो कोरोना की जो जंग है, इसको जो लड़ना है हमको, इससे इस पूरी चेन को ब्रेक करना है, कोरोना को खत्म करना है हमको। तो उसके लिए वैक्सीन हम लोग के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। क्योंकि देखिए, जब हमारी पूरी आसपास के लोग सेफ रहेंगे, तभी हम सेफ रहेंगे। ये सोच लेंगे कि नहीं, हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, मतलब इस तरह से लगा आप भागेंगे, तो ये बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए भी और समाज के लिए भी। तो आप जरूर लगवाइए वैक्सीन, बिल्कुल डरिए मत। आपको कुछ भी डाउट है, आप अपने डॉक्टर से उसको क्लियर कर लीजिए उसको। आपके अपने इतने ज्यादा आजकल तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूट्यूब खोलिए, अपने इंटरनेट खोलिए और देखिए कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या हुई है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं, आपको आप चाहें तो। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लोग ये नहीं देखते हैं कि 98.5% लोग कोरोना होने के बाद जिंदा रहते हैं, लोग ये देख रहे हैं कि 1.5% मर जा रहे हैं। तो उसी तरीके से वैक्सीन पे भी बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने का क्या फायदा है, कि जिसे कि 5 लोगों को लगाने के बाद भी हो गया, पर वो ये नहीं देखे हैं कि 95 लोगों को नहीं हुआ, पहला।
दूसरा कि ये भी कहा जा रहा है कि उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी अगर आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी होगा उसके तो ऑटोमेटिक है कि वो डिजीज की सीवियरिटी कम हो जाएगी। दूसरा, एक अभी पिछले दिनों से ये फैलाया जा रहा था, हमारे अपने सिवान की बात करूं, एक जगह है सिवान में, वहां पे एक पेशेंट ने वैक्सीन लगाया और 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। अब लोगों ने ये इस तरह को बढ़ा दिया कि ये ना डेथ वैक्सीन के कारण हुआ है। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में डेली 40 लाख वैक्सीन, मतलब पिछले दिनों, अभी पिछले 4-5 दिन पुरानी बात है, 40 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन दिया गया है। अगर तो कम से कम सिवान में भी 10-20 हजार को दिया ही गया होगा। अगर 10 हजार आदमी में एक आदमी मरा तो एक आदमी क्या नॉर्मली नहीं मरता होगा क्या? मतलब सोचने वाली बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि वैक्सीन से मरा, वो जनरली वो हार्ट अटैक से किसी भी कारण से लोगों का डेथ तो होता ही। और ये मतलब ऐसा सोचना है कि भाई जिस दिन उसने लगाया उसके अगले दिन उसको हार्ट अटैक आया या जो भी हुआ। फिर जब डॉक्टर्स ने उनको कहा कि भाई आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे हुआ है तो आप उसकी पोस्टमार्टम करा लो अच्छा से, तो वो रेडी नहीं हुए। तो वो कंफ्यूजन में रह गया कि उसका डेथ वैक्सीन से हुआ था या कुछ नेचुरल उसको प्रॉब्लम थी। तो लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं। बहुत सवाल मेरे पास पर्सनली भी आते हैं, फोन भी करते हैं लोग कि वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे कहने में भी खराब लग रहा है कि अभी मेरे मदर फादर ने भी वैक्सीन नहीं लिया है। तो जो आदमी पूरे दुनिया को बता रहा है वैक्सीन लेने के लिए, उसके मदर फादर ने वैक्सीन नहीं लिया है। और इसके पीछे कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि हमको हमको डर लग रहा है। ठीक है, और मैं तो, क्योंकि मैं हूं दिल्ली में, वो है बिहार में, तो मैं अब जाके और पकड़ के वैक्सीन तो लगवा नहीं सकता। लेकिन अभी तक उन्होंने भी नहीं लगाया वैक्सीन, तो ये कितना गलत है, मतलब ये सोचने वाली बात है। चलिए, अगला सवाल मैं ऋचा जी से पूछूंगा। बहुत सारे कोविड मरीज के फोन भी आते हैं, मैसेज भी आ रहा है, जिसको कोविड हो गया है, कि हमको क्या खाना चाहिए कोविड में और क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ इस पे जानकारी दे कि कोविड में क्या डाइट हमें लेना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोविड में नहीं खाना चाहिए। ये थैंक यू मंजेश जी, अच्छा हुआ आपने पूछकर, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हाफ ऑफ द टाइम पहले हमें काउंसलिंग देना पड़ता था ये नहीं खाना है, अब हमें काउंसलिंग देना पड़ता है ये जरूर खाना है, और इसके खाने से कुछ नहीं होगा। तो कोविड की वजह से खाने में तो कोई बदलाव नहीं आता, चाहे तो किसी का, देखो हाफ ऑफ द टाइम हम पेशेंट को यही काउंसलिंग दे रहे होते हैं कि आपके गले में जो प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, या तो फिर आपको खांसी या जुकाम जो हो रहा है, वो कोविड के लक्षण है, उससे खाने से ऐसे कोई संबंध नहीं है। इस समय पेशेंट जनरली जब हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाते हैं या बीमार होते हैं या जिनके लक्षण होते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं भी आए, वो घर पे भी हैं। तो जब आपको लक्षण होते हैं तो उस वक्त आप मेडिसिन पे होते हो, आप होम क्वारंटीन पे भी हो तो आप मेडिसिन पे हो। मेडिसिन, इन मेडिसिन के साथ में अगर आपकी डाइट अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर आपने खुद ही अपने खाने से, एक तो तबीयत खराब होने से खाना कम हो जाता है या खाने की इच्छा कम हो जाती है, उसके ऊपर से आप अपने खाने से बहुत सारी चीजें हटा दें, जबकि आपके शरीर में इम्यूनिटी बिल्ड करने की जरूरत है। तो पहले हमने क्या बात करी थी, इम्यूनिटी बिल्ड करना है तो अच्छा खाना खाना है। मैंने एक बार भी उसमें नहीं बोला कि आपको ये नहीं खाना है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। तो आपकी फाइट इस वक्त क्या है, इम्यूनिटी बिल्ड करना, यानी आपके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मदद करना। तो ये मदद कहाँ से मिलेगी, दवाइयां अपना काम कर रही हैं, पर उन दवाइयों को भी सपोर्ट करने के लिए आपको खाना लेना पड़ेगा, ताकत तो खाने से ही आएगा। कुछ भी मना नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें लोगों को बता देती हूँ, जो आधे से ज्यादा लोगों को मैं यही काउंसलिंग दे रही थी, ना चावल मना है, ना दही मना है, और ना ही आपको केला मना है। ये तीनों ही चीजें नहीं मना है। और इसके अलावा अगर और किसी के कोई डाउट है तो वो भी नहीं मना। मना तब होता है जब कोविड के साथ कोई बीमारी हो, कोविड के साथ किसी को किडनी डिजीज हो, कोविड के साथ किसी को कोई और प्रॉब्लम आ गई हो, कोविड के साथ किसी को डायबिटीज है, तो फिर हमें चीजों को ध्यान में रखना होता है। हाँ, इस पीरियड में जब आपको कोविड हो गया और जब मेडिसिन चल रही होती है, तो कुछ मेडिसिन स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं, वो नॉर्मल इंसान के भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती हैं। तो हमारा अप्रोच ये रहना चाहिए कि हम जो भी खाएं वो संतुलित खाएं। संतुलित का सीधा एग्जाम्पल अगर किसी को लेना है, क्योंकि आपके प्रोग्राम को मंजेश जी ज्यादातर लोग गांव में लेते हैं, देखते हैं इन सब चीजों को, और आप उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो,
तो मैं ये कहूंगी कि भाई अपने खाने का तरीका आप लोग बना के रखें, शहरी तरीकों की तरफ ध्यान मत दें। शहरी बल्कि इस वक्त लोग आपके तरीकों को मान रहे हैं कि आप जो मोटा अनाज खाते हो, आप जो दलहन और ये जो ऑयल सीड्स हम लोग जिनको कहते हैं तिलहन की चीजें जो खाते हो साबुत रूपों में, वो ही सेहत के लिए ज्यादा अच्छे हैं। आप जो कच्चे फल और सब्जियां खाते हो जो छिलके के साथ खाए जा सकते हैं, वही सही है। इसमें कुछ भी किसी अगर सिर्फ कोविड है तो आपको कुछ भी मना नहीं है। आपको बस एक गले में चूंकि खराश रहती है और खांसी बार बार आता है, हो सकता है कई बार खाना खाने के बाद भी खांसी आ जाए, तो जनरली मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर गर्म पानी आप थोड़ा सा, या बाकी डाइटिशियंस भी बोलती होंगी कि अगर गर्म पानी आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना या गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें, जो गले को थोड़ा रिलीफ देगा आपको। गर्म चीजें जैसे सूप लोगों को पसंद होता है, दाल का पानी, घर में दाल बन रहा है, दाल का पानी आपने लेके उसमें घी डाल के पी लिया, तो कुछ भी जो सूदिंग है, जो गले को सूद कर रहा है, वो आप बीच बीच में लेते रहिए। लिक्विड सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि आप मेडिसिन के आपको काफी मेडिसिन चल रही होती हैं। इसके अलावा आपकी डाइट में एडिशनल आपको ऐसी चीजें डॉक्टर्स बताते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करे, जैसे जिंक की चीजें होती हैं, विटामिन सी की चीजें होती हैं। अभी जैसे मंजेश जी मेंशन कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नींबू लेते रहना है। क्यों बोला? क्योंकि उसमें विटामिन सी है। आप सब जानते हैं कि विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ नींबू लेने की जरूरत नहीं है, आंवला भी उतना ही अच्छा गुण वाला एक फल है जिसके की बहुत सीमित मात्रा में और बहुत अच्छी क्वांटिटी में शरीर को विटामिन सी मिल सकता है। और जो हम खान पान से जो चीजें जो पोषण लेते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि वो हमारे आंतों से अच्छे से अवशोषित होते हैं, बजाय कि हम दवाओं के रूप में लें। दवाएं बीमारी में जरूरत होती है, मैं उससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, पर खान पान से बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को बहुत सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को पतली डायरिया हो गया, या किसी को उल्टी आ गई, उल्टी आती है, किसी का मुंह का स्वाद चला जाता है, और किसी को गले में ड्राइनेस ज्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में कई बार नॉर्मल पैटर्न से हटके, नॉर्मल जो हम घर का खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, इससे थोड़ा हटके खान पान प्लान करने की जरूरत होती है। ऐसे में हम चाहें तो हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, हलवा, सेवइयां, खीर, कुछ भी हम बना के दे सकते हैं, यानी कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा, कम मात्रा में ज्यादा प्रोटीन। ऐसी चीजें हम अब पेशेंट्स को दे सकते हैं, जो भी पेशेंट अगर सफर कर रहे हैं। और बजाय 3 और 4 खाने के हम चाहे इसको पूरे दिन में 8 और 10 भी कर दें। अगर कंडीशन बहुत ही खराब है तो पेशेंट आपका हॉस्पिटल में होगा, तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट एक बिल्कुल ही अलग तरह का मैनेजमेंट होता है। उसमें डिजीज स्पेसिफिक बता पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि उसमें आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। तो अब इस चीज को अगर मंजेश जी अलाउ करेंगे तो मैं चाहूंगी कि इसको इसी बात पे कन्फाइंड रखें कि जिनको कोविड पॉजिटिव हैं और जो होम क्वारंटीन है, या जिनको ज्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं है, तो मैं उनके लिए ये डाइट बता रही हूँ। बिल्कुल यही था। पहला सवाल हमारा था कि हम कैसे अपने डाइट को रखें जब हमें कोविड नहीं हुआ है। दूसरा सवाल था कि जब हमें कोविड हो गया तो हम अपने डाइट में क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और तीसरा सवाल आपसे मैं पूछूंगा, पहले ही बता दूं, सवाल ये होगा कि जिनको कोविड हो गया है और कोविड के बाद जो जो हीलिंग फेज में है उनको क्या डाइट लेना चाहिए। तो उस सवाल से पहले एक सवाल मैं डॉक्टर संगीता से पूछूंगा। डॉक्टर संगीता से सारे सवाल लगभग हो गए हैं, 2 सवाल मेरे रह गए हैं। एक सवाल ये है कि जो जितनी लगभग 1 घंटे से ज्यादा की हमारी बात हो गई है, अगर आप 2 मिनट में इन सारी बातों को एक टू द पॉइंट 2-4 बातें आप बताना चाहें आम नागरिक को, आम लोगों को, वो क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हम लोग सब जानते हैं, फेस मास्क लगाना, और आजकल तो डबल मास्क लगाना चाहिए। दूसरा 2 गज की दूरी, जो कि 2 गज की दूरी अब बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया तो आप जितना और बढ़ा देंगे उतना अच्छा है, पर मिनिमम 2 गज की दूरी तो बहुत जरूरी है। और तीसरा है कि रिपीटेड फेस वॉशिंग, ये रिपीटेड हैंड वॉश। आप जब भी बाहर से आए, जब भी कुछ भी काम करें, आप रिपीटेडली हैंड वॉश करते रहिए। अच्छा, हैंड वॉश करने का भी आपको हम तरीका बताते हैं। इसके लिए एक आप याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं सुमन के। सुमन देखिए एस से है कि आप जब हैंड वॉश कर रहे हैं तो सबसे पहले एस से सीधा, मतलब सीधा अपने हैंड को ऐसे ऐसे वॉश करिए, ऐसे ऐसे करके 10 टाइम्स ऐसे वॉश करिए।
ऐसे ऐसे करते रहिए। फिर यू से उल्टा, मतलब कि आपको अपने हाथ ऐसे उल्टा करके ऐसे ऐसे आपको साफ करना है। पहले एक हाथ को 10 बार, फिर दूसरे दूसरे हाथ को ऐसे 10 बार। फिर एम से मुट्ठी, मतलब आप दोनों फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके एक मुट्ठी बनाइए और ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे आपको क्लीन करना है। ये 10 टाइम्स करिए ऐसे एक बार। फिर ये फिंगर्स को रिवर्स कर लीजिए और ऐसे करके इसको करिए 10 टाइम्स। ये हो गई मुट्ठी, इसको करना है। फिर ए अंगूठा, अब ये फिंगर्स हो गया, अब आपको अंगूठा करना है। अंगूठा को 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम्स करिए एक अंगूठे को। फिर दूसरे अंगूठे को भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे दूसरे अंगूठे करिए। सुमन हो SUMA हो गया। अब एन इज फॉर नेल्स। अब ये नेल्स को आपको करना है क्लीन। तो ये नेल्स को ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पहले एक हाथ में करिए, फिर दूसरे नेल्स को दूसरे हाथ में ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 टाइम्स करिए। ये हो गया नेल्स। फिर के मीन्स कलाई। लास्ट में आपको कलाई को आपके वॉश करना है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम्स करिए। और फिर दूसरी कलाई को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए सुमन के को आप याद कर लीजिए। सुमन के समझ लीजिए ये आपका सोप है। सोप से आप सुमन के करते रहिए और अपने हैंड को वॉश करते रहिए। तो कोरोना तो दूर, आपको उस कोरोना का बाप भी फटक नहीं पाएगा आपके पास में। तो ये 3 चीज तो फर्स्ट, ये सबको पता है, ये 3 चीज तो करना ही है। दूसरा ये है कि भीड़ भाड़ से दूर रहिए। जितना भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे आप उतना सेफ रहेंगे। आप सोचिए कि आप अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए, जहां जरूरत नहीं है मत जाइए कहीं पे भी, अपने घर में आराम से रहिए, खाइए पीजिए आराम से रहिए। और तीसरी चीज है आपकी यह है कि हमेशा जो वेल वेंटिलेटेड, मतलब कि पूरी खुली जहां से हवा आती रहे, दरवाजे खिड़कियां खुली हो, ऐसी जगहों पे रहिए आप, जहां पे वेंटिलेशन होता है। क्लोज्ड कन्फाइंड रूम्स में मत रहिए कभी भी। तो इन 3 चीजों का आप ध्यान रखिए नटशेल में। तो आपको ये कोरोना कोई बीमारी आपके फटक नहीं पाएगी, और हो भी गई तो आप इससे एकदम तुरंत रिकवर हो जाएंगे। यही मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत कम टाइम में सब बातें को रखा। और एक जो बात आपने बताई, सुमन के नाम भी सुमन है तो लोग जल्दी याद भी रख पाएंगे, और मेल तो ज्यादा रख पाएंगे। और ये डिजीज जो मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ वो मेल को हो रहा है, और सीवियरिटी भी मेल में ज्यादा है। अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था वाइफ से, तो मैंने ये कहा भी कि यार फलाने के घर में 5 लोग थे, वाइफ को 1 दिन का फीवर आया ठीक हो गया, बच्चे को 1 दिन के फीवर में ठीक गया, लड़का हमारा 5 दिन 6 दिन बुखार में रहा। वैसा 10 फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मेल ज्यादा लंबा सफर कर रहा है कोविड में। इसके पीछे पता नहीं, जब इस पे भी कोई रिसर्च होगा तो पता चलेगा। लेकिन मैंने जो वाइफ को बताया वो यही कहा है कि औरतें इतना खून पी लेती है मर्द की कि बेचारा बेचारा ऐसे ही इम्यून सिस्टम डाउन रहता है उसका। तो चलिए, ये उन लोगों के लिए था जो कोविड से लड़ रहे हैं। तो अपनी वाइफ को कहें कि भाई तुमने आगे अगर जैसे ही कोविड से मैं ठीक होता हूँ मेरा खून पीना बंद करो। चलिए, तो कुछ अगला सवाल ऋचा मैडम से रहेगा। वो ये रहेगा कि अभी एक सवाल भी आया है हमारे पास कि पोस्ट कोविड, आपको जैसे पता है पोस्ट कोविड लोगों में बहुत थकान, खड़े भी नहीं हो पाते हैं लोग, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। कुछ लोगों को अगर लंग में इन्फेक्शन है तो लंग भी वीक हो जाता है। तो पोस्ट कोविड खाने पीने में हम क्या लें ताकि जल्दी बॉडी हमारा हील हो? मंजेश जी, इसके लिए मैं लोगों को बोलूंगी कि सबसे पहले हम पोस्ट कोविड में अच्छे रहने के लिए कोविड के ड्यूरेशन में अपने आप को अच्छा रखना जरूरी है। तो मैं जब भी कोविड पेशेंट से मिलती हूँ या काउंसलिंग करती हूँ, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ ये जो कोविड पीरियड है, इनिशियल 2-3 डेज कई बार डिफिकल्ट होते हैं, या बीच में किसी का कोई डिफिकल्ट फेज होता है, पर वहां पे मैं हमेशा, चूंकि आपसे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ इस चीज को लोग अपने इस बात को समझे भी, और आसपास के लोगों को भी इस बात को समझाएं कि जो कोविड का ड्यूरेशन होता है, यानी कि फर्स्ट आप टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद सेकेंड टेस्ट होगा, या जो भी डॉक्टर जैसा भी डिसीजन लेंगे, वो 7th डे 5th डे 10th डे पे ऐसे होता है। तो इस पीरियड को आपको यूटिलाइज करना है गुड न्यूट्रिशन को अपने लाइफ का हिस्सा बनाकर। अगर आपने इस पीरियड में अपने आप को अच्छा रखा तो पोस्ट कोविड में आपको इतने सिम्टम्स नहीं आएंगे।
पिछले 1-1.5 साल से सोनिया पता नहीं अभी लाइव जुड़ी हैं या नहीं हमारे साथ में, पर सोनिया जानती हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट हम लोग पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, जिन भी पेशेंट ने इस बात को समझा है और अपने इस पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज किया है, नॉर्मल खाना अच्छे से खाने की, या नॉर्मल ना भी खाया जाए पर फिर भी जो भी डाइट उनको भेजी जा रही है बैलेंस डाइट, उसको सही से खाने की, उनमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स इतने नहीं देखे गए हैं। तो इस पीरियड को यूटिलाइज करना है, और इसमें ना कोई बहुत फैंसी आइटम की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो खाना बनता है आपको वही खाना है, उसी में आप थोड़े बहुत वेरिएशन अपने टेस्ट या अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वेरिएशंस लाकर घर का देसी खाना खाने की, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बना हुआ ताजा खाना खाने की आदत डालें ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। पोस्ट कोविड ये चेंज नहीं होता, पोस्ट कोविड भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें आपको मैं हमेशा मैं चाहती हूँ लोगों ये समझे कि कोविड के बाद भी 6 सप्ताह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोविड के बाद, कोविड के ड्यूरेशन में ही आपको फिजियोथेरेपी भी सिखाया जाता है, यानी एक्सरसाइज, लंग्स एक्सरसाइज सिखाए जाते हैं। इन सब चीजों में एनर्जी ज्यादा लगती है। ये तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपका पोषण अच्छा होगा। यानी कि हर इंसान का एक बच्चा होगा उसका खान पान अलग होगा, एक वयस्क इंसान होगा उसका खान पान अलग होगा, प्लस उसमें वयस्क में भी आपकी हाइट और आपकी वजन के हिसाब से खान पान बदल जाते हैं, थोड़े बहुत मात्रा बदल जाती है। उन सब चीजों का ध्यान रखना है। कोविड के ड्यूरेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम, दूसरे हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए खान पान का ध्यान रखना है। और इसमें ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम भारतीय लोग ज्यादातर प्रोटीन की चीजों पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। जो हमारे लंग्स मसल्स हैं उनको प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट पे मैं इस वक्त इतना ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जिंक और विटामिन सी ऑलरेडी आपके इसका पार्ट होता है, आपके ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो आपके डिस्चार्ज समरी पे भी, या तो आप बीमार होते हैं उस पीरियड में, डॉक्टर आपको घर पे अगर बता रहे हैं तो वो ये सारी चीजें आपको बता रहे होते हैं। आप इनको अपने घर में खान पान की जो दूसरे फल सब्जियां और जो दूसरी चीजें होती हैं, जैसे दही है, प्रोबायोटिक कर्ड है, इन सब चीजों को इंक्लूड करके, कुछ प्रोबायोटिक्स बाजार में भी मिलते हैं जो कि आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उन सबको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना अगर जरूरी है, अदरवाइज डाइट से उसको पूरा करना है। प्लस आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कहीं न्यूज में या गूगल में देख लिया कि हमें हमें ओमेगा 3 खाना है, तो मतलब ओमेगा 3 ऑयल लेंगे तो ही शरीर को ओमेगा 3 मिलेगा। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, हम ये लेते हैं दाल जो हम छिलके के साथ खाते हैं, यानी अंकुरित रूप में जो खाते हैं। जब हम पोस्ट कोविड है, इसका मतलब हमारी एपेटाइट ठीक है, हम खा सकते हैं खाना। तो इस पीरियड में आपको अच्छे से खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। 3 मील पैटर्न मिनिमम आपका होना चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है। इन बिटवीन आपको अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से रखना चाहिए। हाइड्रेट रखने के लिए अगर जरूरत है, क्योंकि आपको थकान हो रही है, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ले रहे हैं, या तो फिर लिक्विड्स जो हेल्दी लिक्विड्स होते हैं, जैसे छाछ है, आपका फ्रेश जूस भी हो सकता है। मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ फ्रेश फ्रूट खाएं, पर अगर आपसे फ्रूट नहीं खाया जा रहा तो फ्रेश जूस भी आप दिन में एक बार पी रहे हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। और अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है तो। और इसके अलावा जो छाछ है हमारे घर में, अभी तो सीजन भी है, तो हम छाछ और दही की चीजों का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोग जो कंजी वगैरह बनाते हैं, चिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं घर में, ये सब चीजें भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं इन बिटवीन मील लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में खाने से आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है, जैसे ब्रेकफास्ट में अगर आपने एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया, पर आपको थोड़ा सा लगता है खाना, क्योंकि जब स्टमक में फूड होगा तो कई बार लोगों को ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, लगता है, उन्हें फील होता है, तो आप अपने मील को स्प्लिट करिए, उसको तोड़ दीजिए। यानी कि ब्रेकफास्ट का जो खाना है, जो सुबह के नाश्ते का, दोपहर के खाने का और रात के खाने का जो मात्रा है, उसको तोड़ के आप उसको 3 से 6, 6 से 8 अपने एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर, यानी आपको जितना सही लग रहा है उस वक्त खाना, उस पे बना सकते हैं, पर मात्रा से और पोषण के लिए जरूरी जो चीजें हैं उससे कंप्रोमाइज ना करें, उससे मतलब समझौता ना करें। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, दूध हमारे लेडीज के लिए मैं स्पेशली कहूंगी, वो लोग दूध जनरली नहीं पीते हैं, या घर में सबसे आखिरी में खाना खाने की उनको जो आदत होती है, इस चीज से उनको थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। समय का प्रयोग करना चाहिए, समय पर खाना खाना। और इसके साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूध अगर हम नहीं ले सकते, या दूध हमें अच्छा नहीं लगता, जो कि हमारा कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको हम दही के रूप में या दूध की किसी बनी हुई चीज के रूप में हम इस्तेमाल जरूर करें। फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, मेल्स तो फिर भी ब्रेकफास्ट और पोस्ट डिनर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, दे आर ओके विद इट, मतलब वो ले लेते हैं।
तो ज्यादातर फीमेल्स। एंड दूध हल्दी जो एक ऐसी चीज है, हल्दी हमारे अपने देश की चीज है, कच्ची हल्दी हमारे गाँव में मिलती है, तो इन सब चीजों को अपने डाइट का हिस्सा बनाइए। कुछ फैंसी और बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपसे 3 सवाल पूछा गया और 3 सवालों में आपने, कहा जाता है, गागर में सागर भर दिया। अब डिपेंड करता है कि उस गागर के सागर को लोग देखते हैं या अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक पे लगे रहेंगे। और क्या खाना, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे भी 2 चीज सीखने को मिली, एक दही और दूसरा केला। मेरा ऐसा मानना था कि अगर कोविड पेशेंट है तो उसको दही नहीं खाना चाहिए और उसको केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही और केला खांसी को बढ़ाता है। लेकिन जब आपने ये कहा कि दही इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है और इंटेस्टाइन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होता है, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ। और इसीलिए रीचा जायसवाल जी की जरूरत है रूट केयर फाउंडेशन के पेज पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छी जानकारी के लिए। और मैडम संगीता अग्रवाल, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा। जनरली जनरली हम पहले जब लाइव आते थे तो सवाल हमारे पास कम आते थे, लेकिन आज को कि थोड़ा सा हम भारतीय कहें या हम बिहार के लोगों को कहें कि आदत ऐसी होती है कि जब नदी में डूबने लगते हैं और पानी नाक के ऊपर जाने लगता है, तब हम लोग सीरियस होते हैं। तो अभी देखिए, कोरोना पे डिस्कशन हो रहा है तो लगभग 100 के ऊपर सवाल हमारे पास आ गए हैं। और अगर अगर इन 100 सवाल का हम जवाब देने लगे तो रात के 10 बज जाएंगे। तो और लेकिन जब हम माउथ कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे, सर्वाइकल कैंसर पे आते हैं, तो 2 सवाल भी नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, 2 बातें हो सकती है, या तो आपको सवाल क्या पूछना है नहीं पता, या आप सीरियस नहीं है अपने आस पास क्या चल रहा है उसके लिए। कुछ सवालों का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देना मुझे लगता नहीं है कि जरूरी भी है। तो क्योंकि ये सवालों का जवाब हर जगह दिया जाता है। एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो मुझे भी इम्पोर्टेंट लगा। सरोज बाला गुड्डी जी हैं, हमारी एक रिलेटिव ही हैं, सोनिया के रिलेटिव हैं, हरियाणा से। उनका एक सवाल है कि मैंने पहला वैक्सीनेशन ले लिया है और पहला वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे कोई फीवर नहीं आया, तो क्या वो जो वैक्सीन है मेरे शरीर पे असर किया है कि नहीं किया है? और जब आप इसका जवाब दें, सरोज बाला गुड्डी आंटी से मैं ये कहूंगा कि आपको मैक्सिमम फेसबुक पे मैं बाहर घूमते हुए देख रहा हूँ विदाउट मास्क, तो कृपया मास्क लगा के घर पे रहें, बाहर न घूमें। चलिए, सवाल का आंसर दीजिए मैडम। वैक्सीनेशन से सवाल है। देखिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स मतलब कि वैक्सीन लगाने के बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमने अभी हमारे हॉस्पिटल में भी इतने सारे वैक्सीन लगे, तो उसमें से हार्डली 10-20% लोगों को ही हल्का फीवर आया या बॉडी एक हुआ या मलेरिया जैसा लगा। बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनको जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम किसी को हुई कि उनको जहाँ इंजेक्शन साइट में थोड़ा सा पेन हुआ। तो ये बहुत नेचुरल चीज है, जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स मतलब कि कोई प्रॉब्लम होगी ही। प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, इसका मतलब इसमें इफेक्टिवनेस में कुछ नहीं है, आपका वैक्सीन काम करेगा ही। बस यही है कि वैक्सीन लगा के आप निश्चिंत मत हो जाइए कि आप बिना मास्क के और बिना डिस्टेंस के आप आराम से घूम सकते हैं, जैसा मनीष भाई ने कहा। आप पूरा प्रिकॉशन आपको वैसे ही लेना है, क्योंकि पूरा दोनों वैक्सीन लगने के बाद में भी, एंटीबॉडीज डेवलप होने के बाद में भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड से ये कोरोना म्यूटेट हो रहा है और न्यू वेरिएंट आ रहा है, तो आपको कोरोना मतलब किसी भी पेशेंट जो भी लेता है वैक्सीन उसको हो सकता है। लेकिन वही ये माइल्ड ग्रेड रहेगा, बहुत ही कम सीवियरिटी होगी और मोर्टेलिटी की कोई चांस नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा सेफ है ये। तो इसलिए इसमें कोई मतलब वो बात नहीं, चिंता की बात नहीं है कि आपको कोई इसमें कुछ तकलीफ नहीं हुई, तो ये वैक्सीन काम करेगा। बिल्कुल। और उनसे मैं ये भी कहूंगा कि एक एक वैक्सीन के बाद नहीं, दोनों वैक्सीन के लगभग 1 महीने के बाद आपके अंदर कुछ एंटीबॉडी जी। होगा। और अभी आपको लग रहा है कि मैंने वैक्सीन लगा लिया तो ऐसा नहीं है। उसके लिए एंटीबॉडी बनने में दोनों वैक्सीन के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है। एक सवाल रीचा जी, जो मुझे दिख रहा है, वो सवाल पूछना भी चाहिए कि जैसे जो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे जो बड़े लोग हैं उनको ये बता देना हमारे लिए आसान है कि आप
अदरक लीजिए, आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, आप अलसी लीजिए, आप आंवला लीजिए, ये तो ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है या बच्चा पोस्ट कोविड हीलिंग फेज में है, छोटा बच्चा, उसको हम कैसे, एक सवाल भी है और मुझे लगता है कि बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि लोगों को बच्चों के लिए प्रोटीन क्या होगा दूध के सिवा इतना नहीं पता होता है, गांव में तो बिल्कुल नहीं पता होता। तो थोड़ा इस पे भी जानकारी दे कि अगर छोटे बच्चों को कोविड हुआ है या पोस्ट कोविड, उनको हम कैसे खाने पीने का ध्यान रखते मंजेश जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और जनरली मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे बोलूंगी, सबसे पहली बात समझिए, छोटे बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया भी छोटा है। तो जब बॉडी सरफेस एरिया छोटा है तो उसकी जो प्रोटीन की जरूरत है वो भी थोड़ी कम है। अगर आप वयस्क इंसान से उसको कंपेयर करें, चाहे तो वो 16-18 साल का ही क्यों ना हो, यानी कि अगर आप बहुत छोटे बच्चे की बात करें तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अगर हम बहुत ही छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो 10 से शुरू होके वो कहीं आके आपका 30-40 पे खत्म हो जाएगा। इतना ग्राम प्रोटीन, 50 भी मान लीजिए, इतना ग्राम प्रोटीन को डाइट से इनकॉर्पोरेट करना या डाइट से ले लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक छोटा सा 1 गिलास दूध बच्चे को दे रहे हैं तो आपको उसमें 8 ग्राम प्रोटीन स्ट्रेट अवे मिल रहा है। आप एक कटोरी दाल खिला रहे हैं, आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप चपाती भी खिलाते हैं, आप चावल खिलाते हैं, उन सब में भी प्रोटीन होता है, पर ये सब चीजें आपस में जुड़ के शरीर को फायदा पहुंचाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे थाली सिस्टम है। हम एक फूड आइटम को नहीं खाते हैं। हम अगर खिचड़ी भी बनाएंगे तो उसमें चावल भी होगा, दाल भी होगा, कुछ लोग उसमें वेजिटेबल्स भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, जिससे ऊर्जा भी मिलती रहे और बाकी चीजें भी मिलती रहे। तो मतलब ये एक थाली सिस्टम जो हमारे देश का है, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके हिसाब से सोचना है। तो ये मत सोचे कि बच्चों को अगर कुछ कोरोना हो गया है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, क्योंकि उनकी जरूरत भी कम है मात्रा के हिसाब से। अच्छा, बच्चों को हमें कुछ समझाना नहीं है, आपको ये सारी चीजें खानी है, क्योंकि ना तो वो खाना बनाते हैं, ना ही वो खाने के स्वाद के बारे में बहुत अवेयर हैं। उनको सिर्फ चीजें अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों को चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो वो खाएंगे। उनके मुंह में स्वाद, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो हो सकता है किसी दिन किसी चीज को खाए। हर एज ग्रुप के अलग अलग मतलब फूड को एक्सेप्ट करने के तरीके होते हैं। कोई एज ग्रुप होता है जिसमें स्ट्रेट अवे आपको डिनाई करेंगे कि हमें नहीं खाना मतलब नहीं खाना। कोई एज ग्रुप होता है जिसमें एक पर्टिकुलर डे पे तो नहीं खा रहे हैं पर दूसरे दिन पे खा रहे हैं। तो इसमें मदर का रोल या तो जो भी केयर टेकर है उनका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम बच्चे के लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंगली जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, उसी को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। अब मैं कहूंगी कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक बच्चे को कहा जाए कि आप तो ये खाइए, फ्लैक्सीड तो ऑब्वियसली मैं बच्चे को नहीं कहूंगी खाने के लिए, लेकिन अगर बच्चे को कहा जाए कि आप प्रोटीन खाइए, वो बच्चा कहाँ समझता है इस बात को। वो समझेगा कि अगर मैं उसको कहूंगी कि आपको खीर खानी है तो बच्चा समझ जाएगा खीर खानी है। मैं उसको कहूंगी कि अगर आपको दूध में अगर आपको शेक बना के देंगे, फ्रूट शेक बना के देंगे, अभी मैंगो का सीजन आ ही गया है, मैंगो शेक बना के देंगे। बच्चों को बनाना बहुत पसंद होता है, कुछ बच्चों को मतलब ऐसी चीजें बच्चों को पसंद होती है। प्लस उसको अगर मात्रा कम खा पा रहा है किसी रीजन की वजह से किसी एज ग्रुप में, तो उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जैसे अब हम उसको आलू का वेजिटेबल देंगे कि हम उसको आलू की टिक्की देंगे, उसका शेप शेप मॉडिफाई करेंगे। तो बच्चों को सिर्फ लाइकिंग होती है कलर के लिए, उसके शेप के लिए, आकार के लिए, कैसे आकार में खाना दिख रहा है, किस चीज में रखा हुआ है। तो बच्चों को ये सब चीजें डिटेल साइंस नहीं समझाना, उनको इन साइंस को उनको नॉर्मल सिंपल खाने में बदल के उनको देने की जरूरत है, जिससे कि उनकी शरीर की जरूरत भी पूरी पूरी हो और उनको ये ना लगे कि वो घर से अलग खाना खा रहे हैं या दूसरों से अलग खा रहे हैं। वो तो नॉर्मल घर का खाना है ना, तो घर के खाने जैसा ही उनको खाना खिलाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट फेज पे पहुंच गए हम, 1.5 घंटे से ऊपर अब जा रहे हैं हम। और 1.5 घंटे जनरली हम 1 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ 2 गेस्ट थे और टॉपिक इतना सीरियस था कि 1.5 घंटे भी कम पड़े हैं। लास्ट सवाल ऋचा मैडम आपसे मैं लूंगा, वो ये होगा कि रूट केयर फाउंडेशन जो एक संस्था है जो इस तरह के कामों को करने का प्रयास कर रहा है, उस संस्था के बारे में और उसके मेंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मंजेश जी, आज के समय में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो होता है समय। समय देना।
इंसान पैसे दे के निकल सकता है, कुछ सामान दे के निकल सकता है, आजकल ये सब बड़ी बातें नहीं हो गई है, डोनेशन लोग बहुत देते हैं, पर समय देना, चाहे वो आपके एंड से फाउंडेशन के लिए हो या फाउंडेशन से जुड़ने वालों की दूसरे लोगों के लिए हो, या अभी जो आपको सुन रहे हैं इस फाउंडेशन से जुड़ के, क्योंकि अब इतने बड़ी जनता जहां पर है, अभी मैडम बता रही थी, डॉक्टर संगीता बता रही थी कि हमारे चैलेंज क्या है, इतना ओवर क्राउडेड हमारे मतलब है हमारा एरिया और हमारे लोग और उनके चैलेंजेस, कि हम चाहे भी तो हम सब तक नहीं पहुंच सकते। ऑल्दो आपने जो ये मीडियम उठाया है, ये मीडियम शायद बहुत लोगों तक पहुंच रहा होगा, आप जिन एरिया को कवर कर पा रहे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, और जो लोग सुन रहे होंगे वो शेयर करके पहुंचाते होंगे। प्लस जो लोग जानते हैं, समझते हैं, आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने बताया था कि ये लड़के बहुत, मतलब जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैडम इतनी सिंपल भाषा में इन्होंने समझाया, मेरे को भी याद रहेगा, सुमन के बीइंग अ फीमेल मुझे याद रहेगा। तो मतलब ये सिंपल सी बातें हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, आपको बचा सकती हैं, आपके घर वालों को बचा सकती हैं। एक बीमारी होती है, किसी को डायबिटीज हो गई, वो उसके तक कन्फाइंड है, उसके शरीर पर है, पर ये बीमारी तो ऐसी है कि आपको खुद भी बचना है और सोसाइटी को भी बचाना है। आप अपने आप को बचा भी लें और आपके आसपास सब बीमार हो, तो आप कहाँ खुश रह पाएंगे। तो अभी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने को बचाने की नहीं, सबको बचाने की है। आप जो काम कर रहे हो वो सबको बचाने के लिए एक कदम है। तो मुझे लगता है कि रूट केयर फाउंडेशन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी बहुत बधाई देती हूँ, और जिन लोगों ने प्रोग्राम को, जो आप जितने भी प्रोग्राम करते हो, नहीं कि सिर्फ कोरोना, बाकी जितने भी प्रोग्राम्स करते हो, उनको वो शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इतना भी करना आज के समय में, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए जानते हैं समय देना कितना मुश्किल टास्क है। और कोविड के टाइम पे सब लोग थोड़ा सा मेंटली भी, परिवार में कोई ना कोई, नहीं तो दोस्त में कोई ना कोई किसी को है इस सेकंड फेज में, तो सब परेशान भी, फिर भी अपना बात आपकी आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ। देखिए आज इतना हम लोग टॉपिक पे मग्न हो गए कि मैंने एक बार भी लोगों को ये नहीं कहा कि आप इसको शेयर करिए। पूरे 1.5 घंटा में एक बार भी मैंने नहीं कहा कि इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने किया है नहीं किया है, लेकिन आज पूरे 1.5 घंटा में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ये कहना है कि इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। जब आपने शेयर की बात करी तो मुझे याद आया कि शेयर भी करने के लिए बोलना था। तो चलिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि लोग शेयर करेंगे। और एक समय था कि लगभग 100 लोग एक साथ देख रहे थे। तो जब वो 100 लोग देख रहे थे तो कम से कम 100 लोग अपने पेज पे रखेंगे तो बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और मैं तो हमेशा एक राम और समुद्र मंथन और गिलहरी वाली बात करता हूँ कि अगर गिलहरी जो छोटा सा अपना योगदान दे रही थी और राम जी ने पूछा कि आप क्यों ऐसे कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना बड़ा समुद्र को मंथन कर सकूं या मैं बड़े बड़े पत्थर डाल सकूं। लेकिन अगर मैं अपनी मिट्टी को अगर समुद्र में डालती हूँ तो कम से कम जब कभी इसकी चर्चा होगी समुद्र मंथन की, तो मेरी भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो रूट केयर फाउंडेशन का ऐसे ही सोच है कि बहुत बड़ी बात कर ना पाए, 50,000 लोग तक नहीं पहुंच पाए, 1 लाख लोग तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन 5,000 10,000 लोग तक भी अगर हमने अपनी बात को पहुंचा दिया, लोगों ने ध्यान से सुना और फॉलो किया, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इस कष्ट से बचाया जा सकता है, इस तकलीफ से बचाया जा सकता है। मेरा जो सवाल ये होता है कि आप रूट केयर फाउंडेशन को कैसा देखती है, इसके पीछे एकमात्र मेरा मकसद ये होता है कि जैसे फेस मेरा दिख रहा है, तो लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों का काम है, बहुत लोग काम करते हैं, और सिर्फ फेसबुक पे नहीं, हम लोग ऑन ग्राउंड भी काम करते हैं। तो जब आप रूट केयर फाउंडेशन की बात करें तो उन मेंबर की भी बात करें और वो लोग भी इस चर्चा में अपने को शामिल महसूस करें। तो डॉक्टर संगीता, आपसे भी मेरा सेम सवाल रहेगा, रूट केयर फाउंडेशन के इस तरह के कार्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये रूट केयर फाउंडेशन का जो काम है, ये जो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, और रियली बहुत ही इंस्पायरिंग, और इतना अच्छा लगता है कि इतना उम्दा काम कर रहे हैं कि आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप टॉपिक्स लेके आते हैं इसमें, और जो लोगों की बेनिफिट में होता है। मतलब आपकी टॉपिक्स का सिलेक्शन भी इतना अच्छा था। मैं पिछले कुछ 1 आध साल से मैं भी अपने हस्बैंड के थ्रू इससे जुड़ी हुई हूँ।
तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनका हेल्थ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं, सच्ची में बहुत ही आपका ये सराहनीय काम है। और अभी भी ऐसे कोरोना के क्राइसिस पे पूरा जैसे विश्व लड़ रहा है, जूझ रहा है इस क्राइसिस से, इसमें भी आपने इतना अच्छा टॉपिक लेके आया कि आप जन जन तक इस फेसबुक के माध्यम से लोगों को मालूम पड़े कि हाँ इसमें क्या प्रिकॉशन रखना है, कैसे मतलब उनकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि वो अपने अपने आप को प्रॉब्लम भी हो भी जाए तो उसमें कैसे फेस करें और कैसे अपने आप को बचा सकें और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकें। तो सही में इस सब चीजों के लिए मैं बहुत रूट केयर फाउंडेशन को, पूरी टीम को, मजेश भाई के साथ है, मजेश भाई तो पूरे लीडर हैं इसके, और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और बहुत ही सराहनीय काम है आपका ये। और मैं पूरी, मुझे विश्वास भी है कि आपका ये रूट केयर फाउंडेशन आगे में भी इसी तरह जन जन की को अपनी सेवाएं देता रहेगा और उनका बेनिफिट होता रहेगा, जिसके हमारे पूरे समाज में, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा समाज में थोड़ा कुछ लोगों को बेनिफिट तो हो तो रहा है, आपने जो कर रहे हैं जो, और आपका जो ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय कदम है, रियली। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ऋचा जायसवाल जी और डॉक्टर अग्रवाल। आप आए, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, मैडम ऋचा ने भी अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और मेरा तो काम ही है समय देना तो हम लोग इससे जुड़े कुछ लोगों को अगर हम लोग बेनिफिट दे पाए हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि ये अच्छा काम है तो कृपया इसको शेयर करें, अपने वॉल पे शेयर करें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, अगर आपको लगता है कि ये बढ़िया आज जानकारी दी गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।